हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 से एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पावर शेयरिंग। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक डेमोक्रेसी के अंदर पावर को कैसे शेयर किया जाता है, पावर शेयरिंग करना क्यों ज़रूरी होता है और अगर पावर शेयरिंग ना किया जाए तो क्या होता है। तो चलिए बिना किसी देर के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो ये हमारे सिविक्स का पहला चैप्टर है जो कि बहुत ही छोटा है और बाकी सारे चैप्टर्स भी ऑलमोस्ट छोटे ही हैं। तो चलिए जल्दी से इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। तो हमारे चैप्टर की शुरुआत दो कंट्री के स्टोरी से होती है। एक है बेल्जियम के बारे में और दूसरा है श्रीलंका के बारे में। तो बेल्जियम जो है वो यूरोप में एक छोटा सा कंट्री है और अगर उसके एरिया की बात करें तो वो हमारे हरियाणा से भी छोटा है। उसका जो बॉर्डर है वो फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से कनेक्टेड है। उसके पॉपुलेशन की बात करें तो वो 1 करोड़ है, यानी कि हमारे हरियाणा से ऑलमोस्ट हाफ है। तो ये देखो, ये बेल्जियम का मैप है। यहाँ पर जो येलो वाला रीजन है वो फ्लेमिश रीजन है। यहाँ पर 59% लोग रहते हैं जो कि डच लैंग्वेज बोलते हैं। ये जो नीचे वाला रीजन है ये वलोनिया रीजन है। यहाँ पर 40% लोग रहते हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं और बाकी बचे 1% लोग जो है वो जर्मन बोलते हैं। इसका जो कैपिटल सिटी है जिसका नाम ब्रुसेल है, वहाँ पर 80% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं, वहीं 20% लोग जो है वो डच बोलते हैं। यानी कि ये कंट्री से बिल्कुल ही ऑपोजिट है। यानी कंट्री में जो डच स्पीकिंग लोग हैं उनका मेजॉरिटी है, वहीं कैपिटल ब्रुसेल में जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं उनका मेजॉरिटी है। तो जो कंट्री में माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो ज़्यादा रिच और पावरफुल थी और इसकी वजह से वो लोग जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है उनको सप्रेस करते थे। दूसरा कि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट या एडुकेशन में जो बेनिफिट है वो बहुत ही बाद में मिलता था। यानी कहने का मतलब यह है कि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट या एडुकेशन में जो बेनिफिट है वो सबसे पहले मिलता था और वो डच कम्युनिटी को सप्रेस किया करती थी। तो इसी की वजह से दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन जो है वो आ जाता है। ड्यूरिंग 1950s और 1960s में ये जो टेंशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और ब्रुसेल में ये जो टेंशन था ये और भी ज़्यादा एक्यूट था। एकोमोडेशन इन बेल्जियम, पेज नंबर 4 ऑफ NCERT। तो बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि कंट्री में जो रीजनल डिफरेंसेस है और जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो बढ़ती ही जा रही है। तो 1970 और 1993 के बीच में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज किया ताकि जो लोग हैं वो पीसफुली एक ही कंट्री में एक साथ मिलकर रह सके। तो उन्होंने बेल्जियम मॉडल को कुछ ऐसे चेंज किया। पहला कि उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर है वो इक्वल होंगे। दूसरा कि अगर कोई लॉ पास किया जाएगा तो दोनों ही कम्युनिटी का सहमति होना जरूरी है, किसी एक कम्युनिटी के सहमति से लॉ को पास नहीं किया जाएगा। तीसरा कि कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स दोनों ही रीजन के स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाती है। तो अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकती है और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। चौथा कि ब्रुसेल में एक अलग से गवर्नमेंट बनाया गया जिसमें दोनों ही कम्युनिटी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो यहाँ पर जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया ब्रुसेल में, क्योंकि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उसने सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया था। इसी की वजह से यानी ब्रुसेल में जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया था क्योंकि डच स्पीकिंग लोगों ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया था। पांचवा की सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक तीसरे तरह का गवर्नमेंट बनाया गया जो कि कम्युनिटी गवर्नमेंट था। तो ये गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए अलग अलग गवर्नमेंट बनाया गया, यानी डच कम्युनिटी का एक डच कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा, फ्रेंच के लिए फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट और जर्मन के लिए जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट, यानी तीनों ही कम्युनिटीज़ के लिए अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया। और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी इसको उसके कम्युनिटी के लोग ही उसको इलेक्ट किया करते थे और ये जो गवर्नमेंट है ये अपने अपने कम्युनिटी के जो कल्चरल, एडुकेशनल और जो लैंग्वेज से रिलेटेड मुद्दे होते हैं उन पर काम करती है। तो अगर हम देखें कि बेल्जियम का जो मॉडल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसके बाद भी ये जो मॉडल है इसने बहुत अच्छे से काम किया और अब बेल्जियम के जो लोग हैं वो सेम ही कंट्री में एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और अब वहाँ पर कोई डिवीजन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। तो इसी की वजह से जब बहुत सारे यूरोप के कंट्रीज ने मिलकर यूरोपियन यूनियन बनाना चाहा तो उन्होंने ब्रुसेल को अपना हेडक्वार्टर चुना, यानी यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल को चुना गया। अब बात करते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका जो है वो एक आइलैंड नेशन है जो कि तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर दूर है और यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर 2 करोड़ लोग रहते हैं जो कि हरियाणा के बिल्कुल सेम है। तो
साउथ एशिया के जो दूसरे नेशंस हैं उनकी ही तरह श्रीलंका में भी डाइवर्स पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनमें से जो मेजॉरिटी है वो सिन्हाला स्पीकर्स की है, यानी कि यहाँ पर मेजॉरिटी लोग जो है वो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि 74% है। वहीं 18% तमिल स्पीकर्स हैं, यानी जो लोग तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। तो इनमें भी दो तरह के तमिल्स हैं, एक है श्रीलंकन तमिल्स जो कि श्रीलंका के ही निवासी हैं, जो कि 13% है, और दूसरे हैं इंडियन तमिल्स जो कि इंडिया से कॉलोनियल पीरियड के दौरान प्लांटेशन वर्कर बनकर गए थे और वो वहीं पर रह गए। तो जो श्रीलंकन तमिल्स है वो कंट्री के नॉर्थ और ईस्ट साइड में रहते हैं। बहुत सारे जो सिन्हाला स्पीकिंग लोग हैं वो बुद्धिस्ट हैं, वहीं पर जो तमिल्स है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही हैं। वहाँ पर 7% लोग जो है वो क्रिश्चियन हैं, जो कि तमिल और सिन्हाला दोनों लैंग्वेज ही बोलते हैं। मेजोटेरेनिज्म इन श्रीलंका। तो श्रीलंका जो है वो 1948 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह उभर कर आया। तो यहाँ पर जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो मेजॉरिटी में थी, जिसकी वजह से इसके जो लीडर्स थे वो पूरे गवर्नमेंट के ऊपर अपना डोमिनेंस जो है वो बिठाने में सफल हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो मेजॉरिटी में जो सिन्हाला कम्युनिटी थी उसको सपोर्ट करना शुरू कर देती है और वो उनके ही अकॉर्डिंग, उनके ही फेवर में लॉज वगैरह बनाने लगती है। तो 1956 में एक एक्ट पास किया जाता है जिसके अकॉर्डिंग सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाता है। तो गवर्नमेंट जो है वो ऐसे ही पॉलिसीज बनाती थी जो कि सिन्हाला कम्युनिटी को सपोर्ट किया करता था। सिन्हाला कम्युनिटी जो थी उनको जॉब्स में या फिर यूनिवर्सिटी के पोजीशन में फेवर किया जाता था। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर दोनों ही कम्युनिटी कोई एक पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करती है तो उसमें से जो सिन्हाला कम्युनिटी होगी उसको वो जॉब दे दिया जाएगा। तो जो गवर्नमेंट है वो यूनिवर्सिटी हो गया या फिर जॉब हो गया उसमें सिन्हाला कम्युनिटी को ही फेवर किया करती थी, उनको ही जॉब्स वगैरह दिया करती थी। यानी कहने का मतलब यह है कि जो गवर्नमेंट थी वो ऐसे पॉलिसीज बनाया करती थी जो कि सिन्हाला कम्युनिटी के फेवर में होता था और उन्हें जॉब्स या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, उनको फेवर किया जाता था। और तो और जो गवर्नमेंट थी वो धर्म के नाम पर भी भेदभाव करने लगी, वो बुद्धिज्म को सपोर्ट करने लगी और उसे प्रमोट करने लगी और दूसरे कम्युनिटी जो थे उनको डिनाई किया जाने लगा। तो इन सभी चीज़ों की वजह से जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनको रियलाइज़ हुआ कि जो गवर्नमेंट है वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, उनके धर्म को नहीं अपना रही और तो और उनका जो बेसिक राइट है वो भी उनको नहीं दिया जा रहा, जो कि है राइट टू इक्वालिटी। तो उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है और तो और उनको जॉब्स पाने में या दूसरे कोई अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है और उनका जो इंटरेस्ट है उसको भी इग्नोर किया जा रहा है। तो अब श्रीलंकन तमिल्स जो थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि गवर्नमेंट जो है वो अब उनके लिए कुछ नहीं करने वाली, तो उन्होंने खुद ही कुछ स्टेप्स लिए। पहला कि जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने अपना पार्टी बनाया, अपना खुद का पॉलिटिकल पार्टी बनाया और उन्होंने गवर्नमेंट से मांग की कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाए। दूसरा कि जॉब्स के फील्ड में या एजुकेशन के फील्ड में उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए और कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। लेकिन उनके डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया गया, उनके डिमांड को इग्नोर किया गया, जिसकी वजह से 1980s में बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट की डिमांड की। लेकिन जो गवर्नमेंट थी उसने इसको भी इग्नोर किया, जिसकी वजह से दोनों ही कम्युनिटीज के बीच में एक सिविल वॉर छिड़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हजारों लोगों की मौत हो गई। दोनों ही कम्युनिटीज के हजारों लोग जो है वो मारे गए। बहुत सारी फैमिलीज को फोर्स किया गया कंट्री को छोड़ने के लिए और बहुत सारे लोग जो है वो बेघर हो गए। तो हमने इन दोनों स्टोरी से क्या सीखा? ये दोनों ही स्टोरी में जो गवर्नमेंट थी वो डेमोक्रेसी थी, लेकिन दोनों ने अपने अपने सिचुएशन को अलग तरह से डील किया। बेल्जियम में क्या हुआ कि वहाँ के जो लीडर्स थे उनको रियलाइज हो गया कि कंट्री का जो यूनिटी है, एकता है, वो टूटती जा रही है, लोग जो है वो सेपरेट होते जा रहे हैं। तो उन्होंने दोनों ही कम्युनिटी के लोगों के फीलिंग को, उनके इंटरेस्ट को इक्वली महत्व दिया, जिसकी वजह से वहां पर एक इक्वली पावर शेयरिंग हुआ और दोनों ही कम्युनिटी जो है वो सेम कंट्री में पीस एक साथ मिलकर रहने लगे। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका में जो गवर्नमेंट थी उसने मेजॉरिटी को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से जो दूसरी कम्युनिटी थी उसके फीलिंग्स, उसके इंटरेस्ट को उसने इग्नोर किया और इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि वहां पर सिविल वॉर हो गया और वॉर से कभी भी किसी का भला नहीं होता है। तो वही हुआ श्रीलंका में। तो श्रीलंका में पावर को इक्वली शेयर नहीं किया गया, जिसकी वजह से वॉर छिड़ गया। तो इससे ही हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो उभर कर आता है, जो कि है कि पावर शेयरिंग करना क्यों जरूरी है या फिर व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो इसके दो रीजन है, पहला है प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा है मोरल रीजन। तो पहला है अपना प्रूडेंशियल रीजन।
पावर शेयरिंग करना अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो दो सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने का जो खतरा है वो टल जाता है। यानी दो सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वायलेंस होता है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। तो पावर शेयरिंग करना अच्छा है क्योंकि इसकी वजह से कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। जैसा कि हमने दोनों एग्जाम्पल से समझा कि बेल्जियम में क्या हुआ कि वहां पर पावर शेयरिंग हुआ, जिसकी वजह से कंट्री का जो स्टेबिलिटी है वो बना रहा। वहीं श्रीलंका में कंट्री का जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो छिन गया क्योंकि वहां पर पावर शेयरिंग नहीं हुआ। दूसरा है अपना मोरल रीजन, जो कि कहता है कि पावर शेयरिंग जो है वो स्पिरिट है डेमोक्रेसी का, यानी कि वो बेस है डेमोक्रेसी का। यानी एक कंट्री में डेमोक्रेसी जो है वो तभी अच्छी तरह से चल पाएगा जब वहां पर पावर शेयरिंग होगा, और जितना इक्वली पावर शेयरिंग होगा वहां की गवर्नमेंट जो है वो उतना ही अच्छे से फंक्शन कर पाएगी, काम कर पाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी पावर को कौन कौन से तरीके से शेयर किया जाता है। पहला है हॉरिजेंटल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग। तो इसमें क्या होता है कि पावर को सेम लेवल पर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में शेयर किया जाता है। यानी सेम लेवल पर डिफरेंट गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं उनके बीच में पावर को शेयर किया जाता है, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में। तो इसमें जो ऑर्गन्स हैं उनको सेम पावर दिया जाता है। इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सबके पास सेम पावर होता है, लेकिन इनका जो फंक्शन होता है, इनका जो काम होता है वो अलग अलग होता है। और ये सभी ऑर्गन्स जो है वो एक दूसरे पर नजर बनाए रखते हैं और एक दूसरे को चेक करते रहते हैं, ये इंश्योर करने के लिए, ये देखने के लिए कि कोई एक ऑर्गन जो है वो अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक बैलेंस बना रहता है और सभी जो है वो अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं। तो इसी की वजह से इस सिस्टम को, इस अरेंजमेंट को सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी कहा जाता है। दूसरा होता है वर्टिकल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग। तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स पर पावर को शेयर किया जाता है, यानी सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पर पावर को शेयर किया जाता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो पूरे कंट्री का गवर्नमेंट होता है, वहीं जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वो एक स्टेट को देखता है, वहीं जो लोकल गवर्नमेंट होता है वो लोकल बॉडीज की तरह काम करता है और इसका अलग अलग नाम होता है, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ अपना पावर शेयर करता है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लोकल गवर्नमेंट के साथ अपना पावर शेयर करता है। तो इसे फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहा जाता है और फेडरलिज्म के ऊपर अपना सेकेंड चैप्टर भी है जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। तीसरा होता है पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर को शेयर किया जाता है। जैसा कि हमने बेल्जियम में देखा कि वहां पर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया था, तो वो जो गवर्नमेंट है वो इसी का एक एग्जाम्पल है। तो बहुत सारे कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट्स किया जाता है ताकि जो सोशली वीकर सेक्शंस है और जो वुमेन है उनको लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंट किया जा सके। वहीं इंडिया में जो रिजर्वेशन का सिस्टम है वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। इंडिया में जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और वुमेन होती है उनके लिए सीट्स रिजर्व होता है, खुद को किसी से अलग ना समझे, और इस रिजर्वेशन की वजह से उनको पावर में एक फेयर शेयर मिल जाता है। चौथा होता है पावर शेयरिंग अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। तो इसमें क्या होता है कि पावर को डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स के बीच में शेयर किया जाता है। तो बहुत सारे डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डिफरेंट पार्टीज के बीच में आपस में कंपटीशन बना रहता है। तो इस कंपटीशन की वजह से क्या होता है कि जो पावर है वो एक ही पार्टी के हाथ में नहीं रह जाता है, और लॉन्ग रन में जो पावर है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में शेयर होता है और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में ये जो पावर है वो शेयर होता है। तो कभी कभी ये जो पावर शेयरिंग है वो डायरेक्टली भी हो सकता है, यानी जब दो या दो से ज्यादा पार्टी जो है वो आपस में मिलकर एक अलायंस फॉर्म कर लेती हैं ताकि वो इलेक्शन को लड़ पाए, यानी कि वो आपस में मिल जाती हैं ताकि वो इलेक्शन लड़ पाए। तो इस अलायंस में जो इलेक्टेड होता है उसे ही हम कोलिएशन गवर्नमेंट कहते हैं। वहीं कुछ प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं ताकि उनकी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट वो करा सके। जैसे कि इंडिया में बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं, जैसे कि ट्रेड यूनियन है, स्टूडेंट यूनियन है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जैसे कि ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो ये क्या करते हैं कि ये गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं ताकि गवर्नमेंट जो है वो इनकी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर सके और डिसीजन मेकिंग में वो हेल्प करते हैं, डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं प्रेशर बनाकर। तो पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट के बारे में हम चैप्टर 3 में भी और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 से एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फेडरलिज्म। तो इससे पहले मैंने सिविक्स का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग के ऊपर वीडियो अपलोड कर दिया है, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जाकर एक बार चेक कर लेना।
तो चलिए जल्दी से इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम फेडरलिज्म क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है, फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ये सभी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से इन सारे टॉपिक्स को खत्म करते हैं और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपको याद होगा बेल्जियम मॉडल का जो कॉन्स्टिट्यूशन था कि उसमें क्या चेंजेस किए गए थे कि उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स थी उनको रिड्यूस करके, उनको कम करके रीजनल गवर्नमेंट को दे दिया गया था। तो ये रीजनल गवर्नमेंट बेल्जियम में पहले से ही एग्जिस्ट किया करती थी और उनके खुद के रोल्स और पावर्स हुआ करते थे, लेकिन ये जो पावर्स है ये उनको गवर्नमेंट ने दे रखा था और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जब चाहे तब उनसे ये पावर ले सकती थी। तो 1993 में बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंजेस किए गए और रीजनल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दे दी गई, यानी कि अब रीजनल गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं थी, यानी कि रीजनल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई ऑर्डर नहीं लेना पड़ेगा और वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रही थी। वहीं हमने श्रीलंका में देखा कि वहां पर एक यूनिटरी सिस्टम था, यानी कि वहां पर जो नेशनल गवर्नमेंट थी उसके पास ज्यादा पावर्स थी। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें गवर्नमेंट की जो पावर्स है उनको डिफरेंट लेवल्स पर डिवाइड किया जाता है, यानी गवर्नमेंट की जो पावर्स है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड किया जाता है। तो यूजुअली फेडरेशन में दो लेवल्स की गवर्नमेंट होती है, एक पूरे कंट्री की गवर्नमेंट होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट होती है। और ये दोनों गवर्नमेंट जो है इनके पास अपना खुद का पावर्स होता है, यानी ये इंडिपेंडेंटली अपना पावर्स जो है वो इंजॉय करती हैं। तो इंडिपेंडेंस के बाद जब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था तो उस टाइम पर इंडिया में दो लेवल्स की गवर्नमेंट थी, यानी गवर्नमेंट की पावर्स को दो लेवल्स पे डिवाइड किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। लेकिन बाद में जो लीडर्स थे उन्होंने रियलाइज किया कि इंडिया जैसे बड़े कंट्री में एक लोकल लेवल पर गवर्नमेंट होनी चाहिए जो लोकल लेवल पर काम करे, लोकल इश्यूज पर काम करे। इसलिए गवर्नमेंट का एक तीसरा लेवल बनाया गया जो कि था लोकल गवर्नमेंट, जिसके अंडर म्यूनिसिपैलिटी और पंचायती राज आता है। एक और टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसे यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट होती है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास ज्यादा पावर्स होती हैं और वो स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट को ऑर्डर करती है और तो और वो उनसे पावर ले भी सकती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट और जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म नहीं कर सकती यूनिटरी गवर्नमेंट के अंडर। तो हमने श्रीलंका में भी देखा कि वहाँ की जो नेशनल गवर्नमेंट थी उसके पास ज्यादा पावर्स थी, यानी श्रीलंका में यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था। तो कोई भी कंट्री जो है वो फेडरल कंट्री है या नहीं वो हमें फेडरलिज्म के फीचर्स से पता चलता है। तो चलिए देखते हैं फेडरलिज्म के फीचर्स क्या क्या होते हैं। पहला कि देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी एक गवर्नमेंट का 2 या 3 लेवल्स होता है। दूसरा फीचर है कि डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजंस बट ईच टीयर हैज इट्स ओन जुरिसडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी गवर्नमेंट का जो डिफरेंट लेवल्स है वो सेम सिटीजन्स को गवर्न करती है लेकिन अपने अपने एरिया ऑफ कंट्रोल के अंदर। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कि आप वेस्ट बंगाल में कोलकाता सिटी के अंदर रहते हो, तो क्योंकि आप इंडिया में रहते हो तो आपको सबसे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया की वो आपको गवर्न करेगी, फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट यानी वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट आपको गवर्न करेगी, फिर आप जिस सिटी में रहते हो वहाँ की जो लोकल लेवल पर गवर्नमेंट है यानी जो म्यूनिसिपैलिटी है वो आपको गवर्न करेगी। तो ऐसे हमने देखा कि डिफरेंट लेवल्स जो है गवर्नमेंट की वो सेम सिटीजन को गवर्न कर रही है लेकिन अपने अपने एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ कंट्रोल में। तो तीसरा फीचर है कि द जुरिसडिक्शन ऑफ रेस्पेक्टिव लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन, सो द एग्जिस्टेंस एंड ऑथोरिटी ऑफ ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, यानी कि गवर्नमेंट के जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं उन सभी के कितने जुरिसडिक्शन है यानी कितने एरिया ऑफ कंट्रोल है, उनके पास कितना पावर्स है, ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। और ये जो गवर्नमेंट के लेवल्स है इन सभी को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। चौथा फीचर है फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी ग्रेजुअली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस लाना है तो उसके लिए दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की सहमति की जरूरत होती है। कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट की सहमति से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं किया जा सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कैसे लाया जा सकता है? सबसे पहले आपको बिल बनाना होता है, यानी उस बिल में लिखा होता है कि क्या क्या चेंजेस लाना है। उसके बाद उस बिल को दोनों हाउसेस से यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस से पास होना होता है विथ 2/3 मेजोरिटी। उसके बाद ये जो बिल है वो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में जाती है जहाँ पर जो डिफरेंट स्टेट्स है वो इस बिल के ऊपर बात करते हैं। उसके बाद जाके अगर हाफ ऑफ द स्टेट जो है वो राजी हो जाती है, अपना अप्रूवल दे देता है कि हाँ इस बिल को पास करना चाहिए, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किया जाता है, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होता है। एक या दो स्टेट के सहमति से कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस नहीं लाया जा सकता।
फिफ्थ फीचर है कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स of different levels of government. The highest court act as an umpire if dispute arises between different levels of government in the exercise of their respective powers. यानी फेडरलिज्म में जो गवर्नमेंट है उसकी पावर्स बटी हुई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो अगर इनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है यानी कोई विवाद छिड़ जाता है तो जो हाईएस्ट कोर्ट है वो एक अंपायर की तरह काम करती है और इनके विवाद को सुलझाती है। सिक्स्थ फीचर है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। यानी किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसे तो लगेंगे ही, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आएंगे, ये क्लियरली स्पेसिफाइड है। सेवेंथ फीचर है कि द फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव, यानी फेडरलिज्म के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, दो मेन उद्देश्य होते हैं। पहला कि सुरक्षा और यूनिटी जो है वो कंट्री में बनी रहे, और दूसरा अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, यानी रीजनल डाइवर्सिटी जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, लोग अपने अपने कल्चर को इंडिपेंडेंटली फॉलो कर पाएं। तो किसी भी फेडरल सिस्टम को हम तभी एक आइडियल फेडरल सिस्टम कहेंगे जब उसमें म्यूचुअल ट्रस्ट हो और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, यानी सब लोग एक साथ मिलकर रहें और सबके बीच में आपस में ट्रस्ट बना रहे, उसे ही हम एक आइडियल फेडरल सिस्टम कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फेडरेशन, यानी हम किन किन तरीकों से फेडरेशन बना सकते हैं, यानी वो कौन कौन से रास्ते हैं जिनसे हम फेडरेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो दो रास्ते हैं, पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है? इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। तो इसमें क्या होता है कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स है वो एक साथ मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाती हैं, एक बड़ा नेशन बनाती हैं, उसे ही हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टेट्स होती हैं उनके पास इक्वल पावर होती है, यानी उन सभी में इक्वल पावर बटी हुई होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में इक्वल पावर्स होती हैं। तो इसका एग्जाम्पल है यूएसए, जिसे हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग स्टेट्स जो है वो एक साथ मिलकर एक यूनाइटेड नेशन फॉर्म करती है, इसलिए उसे यूएसए कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बटी हुई होती है। तो इसमें क्या होता है कि सभी स्टेट्स के पास इक्वल पावर्स नहीं होती है, कुछ स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर्स होती है, कुछ स्टेट्स के पास कम पावर्स होती है, और तो और कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ होता है, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में इक्वल पावर शेयरिंग नहीं होती है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर्स होती है स्टेट गवर्नमेंट के मुकाबले। तो इस टाइप के फेडरेशन को होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। तो इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल है हमारा प्यारा सा देश इंडिया, इसके अलावा बेल्जियम और स्पेन। अब हम जानेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती हैं, यानी किन चीज़ों की वजह से हमारा जो इंडिया है वो एक फेडरल कंट्री कहलाता है। तो इंडिपेंडेंस के बाद जब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो उस टाइम पर गवर्नमेंट का दो टीयर्स हुआ करती थी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को दो लेवल्स पे बांटा गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन बाद में इंडिया के डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए जब बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए, बहुत सारे चेंजेस किए गए, तब इंडिया में एक तीसरा टीयर बनाया गया, एक तीसरा लेवल बनाया गया जिसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, और उसके अंडर म्यूनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत आती है। तो इन सभी टीयर्स के पास अपना अपना जुरिसडिक्शन है, यानी अपना अपना एरिया ऑफ कंट्रोल है, और ये सभी अपना अपना जुरिसडिक्शन एंजॉय करती हैं। इसके अलावा इंडिया में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें बताया गया है कि कौन सी लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास कितना पावर है और वो कौन कौन से मुद्दे पर काम करेगी। तो सबसे पहला आता है हमारा यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में वो सभी सब्जेक्ट आते हैं जो कि पूरे देश से जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें आते हैं डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो इन सभी मुद्दों पर काम करती है और इनके रिगार्डिंग लॉज वगैरह बनाती रहती है, यानी इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो लॉज है वो यूनियन गवर्नमेंट ही बनाती है, जो कि यूनियन लिस्ट में आते हैं। होता है स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में वो सभी सब्जेक्ट आते हैं जो कि एक स्टेट या लोकल लेवल पर देखा जाता है, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड लॉज बनाती है और इन सभी सब्जेक्ट को डील करती है। तीसरा आता है कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में वो सभी सब्जेक्ट होते हैं जो कि यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के बीच में कॉमन होता है, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही गवर्नमेंट जो है वो इन सब्जेक्ट से रिलेटेड लॉज बनाती है, और अगर बाय चांस इन दोनों के लॉज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट छिड़ जाता है, यानी इन दोनों का जो लॉ है वो मिसमैच कर जाता है और इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट छिड़ जाता है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया जो लॉ होता है उसे ही माना जाता है, यानी जो यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाती है वही माना जाता है। तो ये तो थी तीनों लिस्ट के बारे में, लेकिन उन सभी सब्जेक्ट्स का क्या जो कि इन तीनों ही लिस्ट में नहीं रखा गया है। यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो उस टाइम पर कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं हुआ करता था, कोई इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो ये सभी चीज़ें कहाँ जाएंगी, इन सभी चीज़ों को कौन कंट्रोल करेगा?
तो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास पावर है कि वो रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज बना सकती है। रेसिडुअरी यानी जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उन सभी को यूनियन गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, यानी यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इन सभी के रिलेटेड लॉज बना सकती है। तो जैसा कि हमने होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में पढ़ा कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उन सभी के पास इक्वल पावर्स नहीं होती है, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उन सभी के पास इक्वल पावर्स नहीं होती है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ज़्यादा पावर्स होती है, वहीं कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स होती है जो कि वीक होती है। वहीं कुछ स्टेट्स ऐसे भी होते हैं जिनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ होता है। तो पहले जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, लेकिन आर्टिकल 370 आने के बाद जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस से हटा दिया गया। अभी भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 371, जैसे कि असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है। तो इन सभी को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है क्योंकि ये एरिया जो है वो या तो कम डेवलप है या फिर ये एरिया बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव है और हमें इनके कल्चर को बचाने की ज़रूरत है, इसलिए इन सभी स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। अगर कोई इंडियन इन स्टेट का परमानेंट रेसिडेंट नहीं है यानी परमानेंट निवासी नहीं है तो वो यहाँ पर घर या ज़मीन नहीं खरीद सकता। इसके अलावा कुछ दूसरे स्टेट्स को भी स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। इसके अलावा कुछ यूनिट्स होती हैं जिनके पास बहुत कम पावर होता है, ये एरिया में बहुत ज़्यादा ही छोटी होती हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें ना तो कोई इंडिपेंडेंट स्टेट बना सकते हैं और ना ही इन्हें किसी स्टेट के साथ मर्ज कर सकते हैं। इन्हें हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया। तो ये जो टेरिटरीज होती है इनके पास स्टेट से भी कम पावर होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर होता है इन टेरिटरीज को चलाने के लिए। तो ये जो पावर शेयरिंग होती है यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होती है। और अगर किसी को लगता है कि ये पावर शेयरिंग जो है वो अनफेयर वे में हुई है और कुछ चेंजेस लाने चाहिए, तो पावर शेयरिंग में यानी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाया जा सकता है, लेकिन चेंजेस लाना उतना आसान नहीं होता है। तो सबसे पहले एक बिल बनाना पड़ता है जिसमें लिखना पड़ता है कि क्या क्या चेंजेस लाने हैं। फिर उस बिल को दोनों हाउसेस से यानी अपर हाउस और लोअर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही हाउसेस से पास होना पड़ता है विथ टू थर्ड मेजोरिटी के साथ। फिर उस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में लाया जाता है जहां पर जो डिफरेंट स्टेट्स है वो उस बिल पर बात करते हैं। उसके बाद अगर हाफ ऑफ द स्टेट अपना अप्रूवल देता है कि हाँ इस बिल को पास होना चाहिए, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाया जाता है। एक या दो स्टेट्स के अप्रूवल देने से कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस नहीं लाया जा सकता। और अगर कोई डिस्प्यूट होता है पावर शेयरिंग को लेकर, कोई विवाद होता है, तो जो हाई कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट है वो इन सभी विवाद को, इन सभी डिस्प्यूट को सुलझाती है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी का चैप्टर हम दूसरे पार्ट में कवर कर लेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। आप में से सिर्फ 10% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा ही मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 से एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फेडरलिज्म। तो इससे पहले मैंने सिविक्स का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग के ऊपर वीडियो अपलोड कर दिया है, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जाकर एक बार चेक कर लेना। तो चलिए जल्दी से इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर का पार्ट 2 है, पार्ट 1 देख लेना। तो चलिए पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, यानी कि फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है। तो दोस्तों हमारे इंडिया में फेडरलिज्म सक्सीड कर गया, यानी फेडरलिज्म जो है वो सक्सेसफुल हो गया, नॉट जस्ट बिकॉज कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस है वो अच्छे से लिखे हुए हैं, बल्कि हमारे इंडिया में इतना डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम फेडरलिज्म के साथ अच्छे से मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। तो इसके पीछे बहुत सारे तरीके हैं, तो चलिए एक एक करके उन सभी को पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो अगर हम 1947 के इंडिया के मैप को देखें और आज के इंडिया के मैप को देखें तो हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। बहुत सारे जो पुराने स्टेट्स हैं वो वैनिश हो गए हैं, वो गायब हो गए हैं। बहुत सारे नए स्टेट्स बनाए गए हैं। बहुत सारे स्टेट्स का जो एरिया है वो चेंज हो गया है, बाउंड्री चेंज हो गया है, यहाँ तक कि बहुत सारे स्टेट्स का नाम भी चेंज हो गया है। तो 1947 में जब स्टेट्स का फॉर्मेशन हो रहा था, यानी कि जब स्टेट्स बनाए जा रहे थे, तब उन सभी लोगों को एक साथ रखा जा रहा था जो कि सेम लैंग्वेज बोलते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि स्टेट्स का फॉर्मेशन लैंग्वेज के बेसिस पर किया जा रहा था। तो उस टाइम पर स्टेट्स की जो बाउंड्रीज है उनमें चेंजेस किए गए और उन सभी लोगों को एक साथ कर दिया गया जो कि सेम लैंग्वेज बोलते हैं, और लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट्स का फॉर्मेशन लैंग्वेज के बेसिस पे ना होके कल्चर, उनके एथिनिसिटी या ज्योग्राफी के बेसिस पर हुआ, जैसे कि नागालैंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया। तो इन सभी स्टेट्स का जो फॉर्मेशन हुआ था वो उनके कल्चर और उनके ज्योग्राफी के बेसिस पर हुआ था।
तो इनिशियली में स्टार्टिंग में जब स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड करने की बात उठाई गई तो जो लीडर्स थे वो बहुत ज़्यादा ही डर गए थे। उनको लग रहा था कि इसकी वजह से इंडिया की जो एकता है उसमें फूट आ जाएगी, लोग जो है वो एक साथ मिलकर नहीं रहेंगे, एकजुट होकर नहीं रहेंगे। लेकिन खैर बाद में लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को डिवाइड किया गया और ये काफ़ी अच्छा भी हुआ कि हमारे स्टेट्स जो है लैंग्वेज के बेसिस पर फॉर्म हुए। क्योंकि क्या हुआ था कि पाकिस्तान से बांग्लादेश जो है वो सेपरेट हो गया था, क्योंकि बांग्लादेश का जो लैंग्वेज था उसको पाकिस्तान लोग ज़्यादा महत्व नहीं दिया करते थे। तो इसी की वजह से बांग्लादेश पाकिस्तान से सेपरेट हो गया। तो हमारे यहाँ ये बहुत अच्छा हुआ कि हमने स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड कर दिया। तो इससे ना सिर्फ हमारे कंट्री में और भी ज़्यादा यूनिटी आ गई, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन करने में भी और भी ज़्यादा आसान हो गया, यानी कि कंट्री को चलाना, उसको रन करना और भी ज़्यादा आसान हो गया। नेक्स्ट है लैंग्वेज पॉलिसी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया है। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है, नेशनल लैंग्वेज नहीं, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है। और अगर हिंदी का प्रमोशन करना है यानी हिंदी को फैलाना है तो उसे ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में ही फैलाना होगा। अलग से हिंदी को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है। हमारे इंडिया में 40% लोग हैं जिनका मदर टंग हिंदी है। इसके अलावा इंडिया में 21 अदर लैंग्वेज बोली जाती है। तो ये जो 21 लैंग्वेजेस हैं इन्हें शेड्यूल लैंग्वेजेस बोला जाता है। इंडिया में कोई कैंडिडेट अगर एग्जाम देता है तो वो किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम का पेपर लिख सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सभी लैंग्वेज को इक्वल दर्जा दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक लैंग्वेज को इक्वल रिप्रेजेंट किया गया है। इसके अलावा इंडिया के जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनके खुद के ऑफिशियल लैंग्वेज हैं और जो गवर्नमेंट वर्क होते हैं उन स्टेट्स में वो उनके ही ऑफिशियल लैंग्वेज में होते हैं। तो 1965 में क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज़ करना बंद कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो बहुत सारे नॉन हिंदी स्पीकिंग लोग थे उन्होंने इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू करने की डिमांड करी। तो इसको लेकर तमिलनाडु में बहुत सारे वायलेंट मूवमेंट भी हुए, जिसकी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो एग्री कर गई, वो मान गई कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज़ किया जाएगा। तो कुछ ऐसे हमारे लीडर्स ने इंडिया में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जिसकी वजह से लोगों के फीलिंग्स हर्ट नहीं हुए। जबकि श्रीलंका में हमने देखा था कि वहां पर सिंहाली लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, जिसकी वजह से बाकी जो लोग थे उनके फीलिंग्स हर्ट हुए, उनके राइट्स उनसे छिन गए, जिसकी वजह से वहां पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही खराब हो गया था और सिविल वॉर जैसा सिचुएशन पैदा हो गया था। सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद वन पार्टी रूल इंडिया में देखने को मिला, यानी कि उस टाइम पर मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में और सेंट्रल लेवल पर एक ही पार्टी रूल किया करती थी और वो थी कांग्रेस पार्टी। और अगर किसी स्टेट में कोई दूसरी पार्टी जीत जाती थी, कोई दूसरी पार्टी पावर में आ जाती थी, तो जो सेंट्रल लेवल पर पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, वो उसे सप्रेस किया करती थी ताकि वो पार्टी कमजोर पड़ जाए और नेक्स्ट बार वो इलेक्शन में खड़ी ना हो पाए, ताकि उनकी पार्टी उस स्टेट पर रूल कर पाए। तो ये जो वन पार्टी रूल का सिस्टम है ये बहुत सालों तक चला, लेकिन फिर 1990 में कोलिएशन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया। लेकिन फिर 1990 में क्या हुआ कि कोई एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिला लोकसभा में, जिसकी वजह से बहुत सारे नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज को मिलकर एक कोलिएशन गवर्नमेंट बनाना पड़ा ताकि वो सेंटर पर गवर्न कर पाए। तो इस कोलिएशन गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट की वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको रेस्पेक्ट मिलने लगा और स्टेट और सेंटर के बीच में जो रिलेशन है वो सुधरने लगा। तो कोलिएशन गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट की वजह से क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक डर बैठ गया कि अगर वो किसी रूलिंग जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको सप्रेस करने की कोशिश करता है या फिर उसे डिसमिस करने की कोशिश करता है या उससे खराब रिलेशन बनाता है, तो नेक्स्ट टाइम जब कोलिएशन गवर्नमेंट फॉर्म करने का बात आएगा तो वो रूलिंग पार्टी उसे सपोर्ट नहीं करेगी। तो इसी की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट की वैल्यू समझ में आ गई और सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है वो अच्छे होते चले गए। इनफैक्ट फेडरलिज्म भी यही कहता है कि जहां पर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अच्छे रिलेशन नहीं है वहां पर आइडियल फेडरलिज्म नहीं होता है, यानी अच्छा फेडरलिज्म नहीं होता है। तो आइडियल फेडरलिज्म हम उसे ही कहते हैं जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में अच्छे रिलेशंस होते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो यहाँ पर हम गवर्नमेंट के थर्ड टीयर के बारे में बात करेंगे, यानी कि लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। तो जब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से ले ली जाती हैं और उसे लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती हैं, उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन बनाने का जो बेसिक आइडिया या रीज़न था वो ये था कि ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिन्हें सेंटर या स्टेट लेवल पर सॉल्व नहीं किया जा सकता, उन्हें केवल लोकल लेवल पर ही सॉल्व किया जा सकता है। यानी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिन्हें हम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकते, उन्हें सॉल्व करने के लिए लोकल गवर्नमेंट की वहाँ पर जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर आपके लोकेलिटी में कोई रोड खराब है तो आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं जाओगे, आप लोकल गवर्नमेंट के पास जाओगे उसे ठीक करवाने के लिए। इसके अलावा एक लोकेलिटी में
जो लोग हैं उन्हें अपने आसपास के प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है और उन्हें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग रहती है कि इस एरिया में कितना पैसा खर्च करना चाहिए, किस एरिया को ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत है। और एक डेमोक्रेसी तभी अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी जब लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू सामने आते हैं, और लोगों के व्यू तभी सामने आएंगे जब हम लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तब ये कहा गया था कि एक लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत है, लेकिन उनके पावर्स को स्पेसिफाइड नहीं किया गया था, यानी लोकल गवर्नमेंट को कोई स्पेसिफाइड करके पावर नहीं दिया गया था। तो जब पंचायत विलेजेस में और म्यूनिसिपैलिटीज अर्बन एरियाज में सेटअप किए गए थे तो वो सभी स्टेट्स के कंट्रोल में थे, यानी स्टेट गवर्नमेंट उनको कंट्रोल किया करती थी। और इलेक्शंस भी स्टेट गवर्नमेंट के मुताबिक ही होता था, यानी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इलेक्शन करवाती थी या नहीं करवाती थी। लोकल गवर्नमेंट के पास उनका कोई खुद का पावर नहीं था, कोई रिसोर्सेस नहीं थे, यानी तब डिसेंट्रलाइजेशन नहीं था। तो डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ एक बहुत ही बड़ा कदम लिया गया था 1992 में। उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया, और जो तीसरा टियर था गवर्नमेंट का, यानी लोकल गवर्नमेंट की पावर्स जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई, यानी लोकल गवर्नमेंट की पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई कर दी गई। तो क्या क्या चेंजेस हुए चलिए देखते हैं। सबसे पहला कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये मैंडेटरी कर दिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कंपलसरी कर दिया कि लोकल लेवल पर रेगुलर इलेक्शंस करवाए जाएंगे, यानी कुछ सालों में रेगुलर इलेक्शन करवाए जाएंगे। दूसरा की शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनके लिए सीट्स रिजर्व रहेंगे। तीसरा की एटलीस्ट 1/3 सीट्स जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व रहेंगे। चौथा की एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसका नाम था स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि हर एक स्टेट में बनाया गया, जो पंचायत और म्यूनिसिपल लेवल पर इलेक्शंस कंडक्ट करवाएगा। और पांचवा की स्टेट गवर्नमेंट अपनी कुछ पावर्स और रेवेन्यू लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगी। अब कितना शेयर करेगी ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो दो तरह की होती है, एक रूरल लेवल पर होती है और एक अर्बन लेवल पर होती है। जो रूरल लेवल पर लोकल गवर्नमेंट होती है उसे पंचायती राज कहते हैं, और जो अर्बन लेवल पर होती है उसे म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं। तो एक गांव में, या फिर अगर गांव छोटा है तो बहुत सारे गाँव को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बना दी जाती है, और उस ग्राम पंचायत में बहुत सारे वार्ड होते हैं जिनके अलग अलग मेंबर्स होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है, और उन सभी का जो प्रेसिडेंट होता है उसे सरपंच कहते हैं। तो सरपंच के पास पावर होता है पूरे गांव के लिए फैसला लेने का, पूरे गांव के लिए डिसीजन लेने का। तो ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम सभा के अंडर काम करती है, और ग्राम सभा चेक करती है कि पंचायत जो है वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं। तो इसके लिए वो लोग साल में 2 या 3 बार मिलते हैं ये चेक करने के लिए कि ग्राम पंचायत अच्छे से परफॉर्म कर रही है या नहीं। तो ऐसे ही बहुत सारे ग्राम पंचायत को मिलाकर एक समिति बनती है जिसे ब्लॉक या मंडल भी कहते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे समिति को मिलाकर यानी मंडल्स को मिलाकर एक जिला परिषद बनता है। तो जिला परिषद चेयरमैन जो होता है वो जिला परिषद का हेड होता है। तो सबसे नीचे लेवल पर होता है ग्राम पंचायत, उससे ऊपर होता है समिति, और उससे ऊपर होता है जिला परिषद। तो अर्बन लेवल पर जो बड़े बड़े सिटीज होते हैं वहां पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है उसे मेयर कहते हैं। वहीं जो टाउन्स होते हैं, जो कस्बे होते हैं, वहां पर म्यूनिसिपैलिटीज होती है, और म्यूनिसिपैलिटी का जो हेड होता है उसे म्यूनिसिपल चेयरपर्सन कहा जाता है। तो ये तो था हमारा लोकल गवर्नमेंट के बारे में। तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन का एक्सपेरिमेंट किया गया इंडिया में, ये काफी ही बड़ा एक्सपेरिमेंट था, और साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी था। तो डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से जो कॉमन पीपल है उनकी आवाज सरकार तक बहुत अच्छे से पहुंच पाती है। तो हमारे यहाँ 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है लोकल लेवल पर। तो डिसेंट्रलाइजेशन में वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी इंक्रीज हुआ, और डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से जो डेमोक्रेसी है वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो ये तो थे डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ मेरिट्स या एडवांटेजेस। इसके साथ साथ डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज भी हैं, जैसे कि आज भी इलेक्शंस रेगुलरली कंडक्ट नहीं करवाए जाते हैं लोकल लेवल पर। दूसरा कि बहुत सारे स्टेट्स ने उतने पावर्स लोकल गवर्नमेंट को नहीं दिए हैं जितना उन्हें जरूरत है, या लोकल गवर्नमेंट को उतना रिसोर्सेस नहीं प्रोवाइड किया है जितना उन्हें चाहिए, जितना उन्हें जरूरत है। तो कोई नहीं, हमारे इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो बहुत सारी कंट्री के फेडरल सिस्टम से बहुत अच्छा है, और आगे चलकर हमारे जो विलेजेस है, हमारा जो कंट्री है वो और भी ज्यादा प्रोग्रेस करेगा। तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, जो कि अपना पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर है। सो चलिए बिना किसी देर के चैप्टर को शुरू करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि हम जेंडर डिवीजन को नेचुरल मानते हैं और उसे कभी बदला नहीं जा सकता ऐसा मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो जेंडर डिवीजन है वो नेचुरल नहीं है, वो बायोलॉजिकल नहीं है, बल्कि सोसाइटी के सोशल एक्सपेक्टेशंस यानी समाज के एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, और ये बहुत ही ज्यादा स्टीरियोटाइप है यानी रूढ़िवादी सोच है।
अब हम बात करेंगे सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर की। तो हमारे समाज में जो मेन और वुमेन का काम है उसको बांट दिया गया है, उसको डिवाइड कर दिया गया है। और जो वुमेन है उनसे कहा गया है कि आप लोगों का काम है घर के अंदर का जितना काम है वो करना, जैसे कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स और बच्चों की देखभाल करना। वहीं मेन को कहा गया है कि आप लोगों का काम है कि घर से बाहर जाकर काम करना और कुछ अर्न करना, पैसे कमाना। तो इसी को सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि जो मेन है वो घर के काम नहीं कर सकते, लेकिन वो सोचते हैं कि ये काम जो है वो औरतों के लिए है। लेकिन जब इन कामों के लिए पेड किया जाता है तो वो ये काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब बहुत सारे टेलर्स और होटल्स में जो कुक्स होते हैं वो मेन ही होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो वुमेन है वो घर से बाहर जाकर काम नहीं करती हैं। विलेजेस में यानी गांव के इलाकों में जो वुमेन है वो बाहर जाकर पानी भरती हैं, फ्यूल वुड्स कलेक्ट करती हैं, यहाँ तक कि वो खेतों में भी जाकर काम करती हैं। अर्बन एरियाज में जो पुअर वुमेन है वो दूसरों के घर में एज अ डोमेस्टिक लेबर के रूप में काम करती हैं, यानी नौकरानी के रूप में भी काम करती हैं। इनफैक्ट बहुत सारी वुमेन जो है वो डोमेस्टिक लेबर के अलावा जो दूसरे पेड वर्क्स है वो भी करती हैं। लेकिन हमारे समाज में वुमेन के वर्क को ज़्यादा वैल्यू या रिकॉग्निशन नहीं मिली है। तो पहले क्या होता था कि सिर्फ मेन को अलाउ किया जाता था पब्लिक अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, वोट डालने के लिए। तो क्या हुआ कि वुमेन जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यानी अलग अलग जगहों से वुमेन्स ने मिलकर आवाज़ उठाई। उन्होंने डिमांड करी कि हमें इक्वालिटी चाहिए पर्सनल और फैमिली लाइफ में, यहाँ तक कि पॉलिटिक्स में भी। तो ऐसे जो मूवमेंट्स हुए उनको फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कहा जाता है। और फेमिनिस्ट किसे कहा जाता है? ऐसा इंसान जो कि मेन और वुमेन दोनों के लिए ही इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज में बिलीव करता है, उसे फेमिनिस्ट कहा जाता है। तो जब जेंडर डिवीजन के मुद्दे को पॉलिटिक्स में उठाया गया तो इसकी वजह से वुमेन्स का जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा उसमें सुधार आई और वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है पब्लिक लाइफ में वो इंक्रीज हो गया। यानी आज हम वुमेन्स को एज अ साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर्स, मैनेजर्स, यूनिवर्सिटी टीचर्स, इन सब जगहों पर काम करते हुए देख सकते हैं। इनफैक्ट कंट्रीज जैसे कि स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, यहाँ पर जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। बट इसके बावजूद भी आज तक हमारे कंट्री में जो वुमेन है उनको डिस्क्रिमिनेशन, डिसएडवांटेज फेस करना पड़ता है। हमारा जो समाज है, हमारा जो सोसाइटी है वो आज तक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जिसका मतलब होता है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। अगर हम मेन के लिटरेसी रेट को देखें जो कि 76% है और उसके कंपैरिजन में वुमेन का लिटरेसी रेट सिर्फ 54% है। और अगर विलेज एरियाज में चले जाए तो वहाँ पर लिटरेसी रेट जो है वो और भी ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी जो गर्ल्स हैं वो ड्रॉप आउट ले लेती हैं, यानी उन्हें हायर स्टडीज़ नहीं करने दिया जाता। जबकि हमने देखा है कि स्कूल्स में जो गर्ल्स है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती हैं बॉयज़ के कंपैरिजन में। इसके अलावा जो हाईली पेड और वैल्यूड जॉब्स है वहाँ पर वुमेन का प्रोपोर्शन बहुत ही ज़्यादा कम है। इसके अलावा ऑन एन एवरेज एक जो इंडियन वुमेन है वो 1 घंटा ज़्यादा काम करती है एवरेज मेन के कंपैरिजन में हर दिन, लेकिन उनके इस काम को ना तो पेड किया जाता है और ना ही वैल्यू किया जाता है। अब जो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट था जिसे 1976 में पास किया गया था, उसके अकॉर्डिंग इक्वल वर्क के लिए बोथ मेन और वुमेन को इक्वल वेजेस मिलनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें ऑलमोस्ट सभी जगहों पर, ऑलमोस्ट एवरी एरियाज ऑफ वर्क पर, चाहे वो स्पोर्ट्स ले लो, सिनेमा, फैक्ट्रीज या फिर खेतों में ही वुमेन्स को कम पेड किया जाता है मेन्स के कंपैरिजन में, जबकि वो दोनों ही एग्जैक्टली सेम काम करते हैं इसके बावजूद भी। इसके अलावा इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में जो पेरेंट्स हैं उनको बॉय चाइल्ड चाहिए, जिसकी वजह से जो अबॉर्शन का रेट है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है यानी नंबर ऑफ बॉयज़ के कंपैरिजन में जो गर्ल्स का नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन कर गया है, यानी बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, जो कि नियरली 933 हो गया है। यानी कि अगर 1000 बॉयज़ है तो 933 गर्ल्स है। और बहुत सारे जगहों पर ये जो नंबर है ये तो 850 भी चला गया है, या फिर बहुत सारे जगहों पर तो 800 से भी नीचे चला गया है। इसके अलावा जो वुमेन है वो अर्बन एरियाज में सेफ नहीं है, यहाँ तक कि वो घर के अंदर भी सेफ नहीं है, वहाँ पर भी उनको बीटिंग, हैरेसमेंट और डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। इंडिया में वुमेन का जो प्रोपोर्शन है लेजिस्लेचर में वो हमेशा से ही बहुत कम रहा है। अगर इंडिया में एक वुमेन जो है वो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बन भी जाती है तो जो कैबिनेट है वहाँ पर सारे मेल ही है, यानी सारे मेल कैंडिडेट्स ही रहते हैं। अगर हम 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो लोकसभा में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 14.36% था, वहीं स्टेट असेंबलीज में यह सिर्फ 5% था। अगर हम पूरे वर्ल्ड के एवरेज की बात करें तो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन अराउंड 24% था। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वुमेन्स के लिए सीट्स जो है वो रिजर्व होनी चाहिए, ताकि पॉलिटिक्स में उनका भी रिप्रेजेंटेशन रहे। तो पंचायती राज ने ऐसा किया है। इनफैक्ट पंचायती राज में 1/3 सीट्स जो है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व रहता है।
अब बहुत सारे वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस और जो एक्टिविस्ट है उनका भी सिमिलर डिमांड है कि एटलीस्ट 1/3 सीट्स जो है लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में वुमेन के लिए रिजर्व रहे। और ये जो बिल था ये कई सालों से पेंडिंग था, और लेकिन फाइनली सितंबर 2023 में ये जो बिल है वो पास हो गया। तो चलिए अब हम एक अलग ही तरह के सोशल डिवीजन के बारे में बात करते हैं, और ये जो डिवीजन है ये रिलीजियस डिफरेंसेस पे बेस्ड है। तो ये जो डिवीजन है ये जेंडर डिवीजन की तरह यूनिवर्सल तो नहीं है, लेकिन ये वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में, बहुत सारे हिस्सों में देखने को मिलता है। बहुत सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया में भी बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं। अब जेंडर डिफरेंसेस को पॉलिटिक्स में तो नहीं लाया जाता, लेकिन हाँ रिलीजियस डिफरेंसेस को पॉलिटिक्स में लाया जाता है। इनफैक्ट गांधी जी ने कहा था कि जो रिलीजन है वो कभी भी पॉलिटिक्स से दूर नहीं रह सकता, लेकिन उनके कहने का मतलब कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं था, बल्कि वो मोरल वैल्यूज से था जो कि हमें सभी रिलीजियंस में देखने को मिलते हैं। सो ये जो रिलीजियस डिफरेंसेस है इसे पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किया जाता है, पॉलिटिक्स में लाया जाता है, और जो लीडर्स है वो इस डिफरेंसेस का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से जानते हैं पॉलिटिक्स में। अब जो ह्यूमन राइट ग्रुप्स है हमारे कंट्रीज में, उनका हमेशा से ये आर्ग्यूमेंट रहा है कि हमारे कंट्री में जो माइनॉरिटी लोग हैं, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है, उनके लिए स्पेशल स्टेप्स लेने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। वहीं जो वुमेन्स मूवमेंट है यानी जो महिला आंदोलन है, उन्होंने आर्ग्यूड किया, उन्होंने तर्क दिया कि सभी धर्मों के जो फैमिली लॉज है वो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करते हैं। इसलिए जो गवर्नमेंट है उसे इन कानूनों में, इन लॉज में बदलाव करना चाहिए ताकि वो इक्विटेबल हो सके, यानी ताकि वो इक्वल हो सके। अब फैमिली लॉज क्या होता है? फैमिली लॉज का मतलब होता है फैमिली रिलेटेड मैटर्स, जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, ये सारे मैटर्स से वो डील करता है। अब हम बात करेंगे कम्युनलिज्म के बारे में। तो कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी आइडियोलॉजी होती है जो कि स्टेट करती है, जो कि बताती है कि लोगों का डिवीजन होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी, एथनिसिटी यानी जातीयता, रिलीजियन, बिलीव्स, वैल्यूज एटसेट्रा। अब जो लोग सेम रिलीजन को मानते हैं उनके फंडामेंटल इंटरेस्ट भी सेम होते हैं, वहीं जो अलग अलग रिलीजन को मानते हैं तो उनमें फंडामेंटल डिफरेंसेस आ जाता है, जिसकी वजह से उनके बीच में टेंशन हो सकता है। अब हम बात करेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स के बारे में। तो सबसे पहला है जो कि मोस्ट कॉमन है, वो ये बिलीफ, ये धारणा कि अपने रिलीजन को दूसरे के रिलीजन से सुपीरियर मानना। सेकंड है कि एक जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में होती है, एक जो रिलीजन कम्युनिटी मेजॉरिटी में होती है, वो अपना पॉलिटिकल डोमिनेशन सेटअप कर देती है, जिसे कि मेजोरिटेरियनिज्म डोमिनेंस कहा जाता है। तो अब जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके अंदर भी ये डिजायर आ जाता है कि वो लोग भी अपना एक अलग से पॉलिटिकल यूनिट सेटअप करेंगे। थर्ड चीज की जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो इमोशनल अपील और सैक्रेड सिंबल्स यूज करते हैं, या फिर रिलीजियस लीडर्स को यूज करते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन के कम्युनिटी को एक साथ ला सके अपने लिए, वोट बैंक के लिए। और इसकी वजह से क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट, उनके इमोशंस को एक स्पेशल अटेंशन मिलता है दूसरे के कंपैरिजन में। और चौथी चीज़ की कभी कभी कम्युनलिज्म की वजह से बहुत बड़ी वायलेंस, राइट्स और मैसेकर हो सकता है, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान को पार्टीशन के टाइम पर सफ़र करना पड़ा था। तो अब हम बात करेंगे सेकुलर स्टेट्स के बारे में। तो सेकुलर स्टेट का मतलब क्या होता है? सेकुलर स्टेट का मतलब होता है जहां पर किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजियन को ऑफिशियल रिलीजियन नहीं माना जाता है, किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजियन को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जाता है, जहां पर सभी लोगों को फ्रीडम दी जाती है, छूट दी जाती है कि वो किसी भी रिलीजियन को फॉलो कर सकते हैं और किसी को रिलीजियन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ता है। तो सेकुलरिज्म की वजह से एक जो कंट्री है उसके अंदर यूनिटी आती है, टुगेदरनेस की भावना आती है लोगों के अंदर। तो हमें समझना होगा कि जो सेकुलरिज्म है वो सिर्फ कुछ पार्टीज के लिए या कुछ लोगों के लिए आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरी कंट्री के लिए ये एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे कंट्री की नींव है। और जो कम्युनलिज्म है वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए बेकार नहीं होना चाहिए, बल्कि ये पूरे कंट्री के लिए बेकार आइडिया होना चाहिए। किसका? कम्युनलिज्म का। इसीलिए कम्युनलिज्म को खत्म करना चाहिए। अब जो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे कि अपने इंडिया का, ये सफिशिएंट नहीं है कम्युनलिज्म को खत्म करने के लिए। अब कम्युनल प्रिजुडाइस और प्रोपेगेंडा लोगों के रोजमर्रा के जीवन से निकालने होंगे। इसके अलावा रिलीजियस के नाम पे पॉलिटिक्स में जो वोट लेने का सिलसिला चलता आ रहा है, इसको भी खत्म करना होगा, तभी जाकर हम कम्युनलिज्म को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कास्ट इन पॉलिटिक्स के बारे में। तो जब भी पार्टीज कैंडिडेट्स को चूज करती हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वो अपने दिमाग में कास्ट कॉम्पोजिशन को जरूर रखती हैं और वो अलग अलग कास्ट से अलग अलग कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती हैं ताकि उनको सपोर्ट मिल सके, ताकि वो इलेक्शन को जीत सके। अब दूसरी बात की, चुनाव में यानी कि इलेक्शंस में जो पॉलिटिकल पार्टीज है और जो कैंडिडेट्स है वो लोगों का सपोर्ट पाने के लिए कास्ट सेंटिमेंट्स का सहारा लेती हैं।
हमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी भी दिखती हैं जो कि एक कास्ट को फेवर करती हैं और वो उस कास्ट की तरफ से एज अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन लड़ती हैं। तीसरा कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के वजह से, जिसमें एक पर्सन को एक ही वोट डालने का अधिकार है, तो इसकी वजह से जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको सपोर्ट पाने के लिए और उसे हासिल करने के काम में जुटने के लिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ने मजबूर किया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उन जातियों के लोगों में, यानी उन कास्ट के लोगों में एक नई चेतना, एक न्यू कॉन्शियसनेस लाई गई, जिन्हें अब तक बहुत ही ज़्यादा लो और इन्फीरियर समझा जाता था। उन्हें भी अब जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्हें भी वो कैटर करने लगी, उन्हें भी वो कंसिडर करने लगी, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए इसलिए। अब पॉलिटिक्स में कास्ट पर फोकस करने की वजह से कभी कभी लोगों के अंदर ये धारणा बन सकती है कि जो इलेक्शंस है वो कास्ट ही है और कुछ नहीं, यानी इलेक्शंस जो है वो जाति के बारे में ही है और कुछ नहीं है। तो ये सच नहीं है। इसके लिए आपको इन पॉइंट्स को देखना होगा। सबसे पहला कि किसी भी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में कोई भी एक क्लियर मेजॉरिटी नहीं है जहां पर एक सिंगल कास्ट के लोग ही हैं, यानी कि हर एक कैंडिडेट को एक से ज्यादा कास्ट या कम्युनिटी के लोगों की सपोर्ट चाहिए इलेक्शंस को जीतने के लिए। यानी अगर वो एक कास्ट की तरफ से भी लड़ता है तो उसे उसी कास्ट के सभी लोग उसे वोट नहीं देंगे, ये तो क्लियर है। और उसे अपने कास्ट को छोड़कर दूसरे कास्ट या दूसरे कम्युनिटी के लोगों का भी सपोर्ट चाहिए इलेक्शन को जीतने के लिए। दूसरा कि किसी भी पार्टी को एक ही कास्ट या कम्युनिटी के सभी वोटर्स वोट नहीं डालते हैं, यानी अगर वो एक कास्ट या कम्युनिटी को सपोर्ट करता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके सभी वोटर्स यानी सभी लोग उसी को वोट दें। जब लोग बोलते हैं कि कास्ट जो है वो वोट बैंक है एक पार्टी का, तो इसका मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर कास्ट के ज़्यादातर लोग उस पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सभी लोग उस पार्टी को वोट देते हैं। तीसरा कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं कि वो एक ऐसे कैंडिडेट को चूज करती हैं जो कि उस कास्ट से बिलोंग करता हो, जो कास्ट उस कंस्टिट्यूएंसी में ज़्यादा हो, यानी जिसका डोमिनेंस हो। तो ऐसा भी होता है कि कुछ वोटर्स के पास एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं जो कि उनके कास्ट से ही इलेक्शन को लड़ रहे होते हैं, और ऐसा भी होता है कि कुछ वोटर्स के पास उनके कास्ट की तरफ से इलेक्शन लड़ने वाला एक भी कैंडिडेट नहीं होता है। और ऐसा भी होता है कि जो रूलिंग पार्टी है या फिर जो एमपीज है और एमएलएस है वो कई बार इलेक्शन को हार जाते हैं। तो अगर सिर्फ लोग कास्ट को ध्यान में रखते हुए वोट देते तो ऐसा कभी नहीं होता। तो इससे तो ये साफ हो जाता है कि कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स में मैटर करता है, लेकिन सिर्फ कास्ट ही मैटर करता है ये ज़रूरी नहीं है। ये पूरा सच नहीं है, यानी सिर्फ कास्ट ही फैक्टर नहीं है। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ वोटर्स का किसी पर्टिकुलर पार्टी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है और वो अटैचमेंट उनके कास्ट या कम्युनिटी से कहीं ज़्यादा होता है। और ऐसा भी देखा गया है कि एक पर्सन जो कि एक पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी से बिलोंग करता है, लेकिन जो उसके इंटरेस्ट है वो अलग होते हैं, उसके इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन इकोनॉमिक कंडीशंस अलग होते हैं, तो वो उन्हीं कैंडिडेट्स को वोट करता है जिससे उसका इंटरेस्ट जो है वो मैच करता है, रादर देन वो कास्ट या कम्युनिटी को ध्यान में रखता है। अब रिच या पुअर, मेन या वुमेन जो कि सेम कास्ट से बिलोंग करते हैं लेकिन वो वोट अलग अलग तरीके से देते हैं। अब हम बात करेंगे पॉलिटिक्स इन कास्ट के बारे में। तो अब तक हमने देखा कि कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स में क्या करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कास्ट और पॉलिटिक्स के बीच में वन वे रिलेशन है। पॉलिटिक्स भी कास्ट सिस्टम और कास्ट आइडेंटिटीज को इन्फ्लुएंस करता है, उन सभी को एक साथ लेकर आता है पॉलिटिकल एरियाज में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कास्ट पर पॉलिटिक्स हावी नहीं होता, बल्कि कास्ट पॉलिटिसाइज्ड होता है। अब हर एक कास्ट ग्रुप जो है वो अपने आप को बड़ा बनाने के लिए अपने नेबरिंग कास्ट या सब कास्ट के लोगों को अपने अंदर शामिल करता है, जिन्हें पहले बाहर रखा गया था। दूसरा कि जो अलग अलग कास्ट ग्रुप्स होते हैं उन्हें दूसरे कास्ट या दूसरे कम्युनिटीज़ के साथ कोलिएशन बनाना पड़ता है, तब जाके वो उनके साथ नेगोशिएशन या डायलॉग्स में जुड़ सकते हैं। कास्ट ऑन पॉलिटिक्स का बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों ही है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स। तो जो नेग्लेक्टेड कास्ट थे, जिन्हें पहले अटेंशन नहीं मिलता था, जो पिछड़ी जाति थी उसको अटेंशन नहीं दिया जाता था, उन्हें भी पॉलिटिकल अटेंशन मिला है, विच हेल्प्स देम टू अपलिफ्ट इन द सोसाइटी, जिसकी वजह से समाज में उनकी एक इमेज बनी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज हमारे कंट्री में दलित्स और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है उनको भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन मिला है। अब नेगेटिव रिलेशन बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहा है कि इसकी वजह से हमारा जो अटेंशन है वो इम्पॉर्टेंट इश्यूज जैसे कि पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब से हट गया है, और इसकी वजह से डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिविजन्स भी देखने को मिलता है। दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस से एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, हमारे पास कितनी पार्टीज होनी चाहिए, नेशनल पार्टी क्या होता है, स्टेट पार्टी क्या होता है,
अब चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, इसके अलावा हम पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं, चेंजेस कैसे ला सकते हैं, एंड एट लास्ट हम कुछ सजेशंस देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के चैप्टर को शुरू करते हैं, विदाउट एनी डिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जब बहुत सारे लोगों का ग्रुप एक साथ आकर इलेक्शन लड़ता है एंड इलेक्शन जीत जाने के बाद वो लोग अपना सरकार बनाते हैं, अपना गवर्नमेंट बनाते हैं, उसे ही पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो ज्यादा विजिबल होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई रिमोट एरिया में जाओगे, किसी विलेज में जाओगे और वहां के लोगों से पूछोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो हो सकता है कि उन लोग को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ज्यादा पता ना हो। लेकिन अगर आप उन लोग से पूछोगे कि पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, तो उन लोगों को पता होता है कि हाँ पार्टी क्या होता है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है। इसलिए कहा गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होता है वो ज्यादा विजिबल होता है, यानी लोगों को वो ज्यादा दिखता है। अब जो पार्टीज होती है उनके खुद के पॉलिसीज और प्रोग्राम्स होते हैं, यानी उनके खुद के मुद्दे होते हैं और वो उस मुद्दे के लिए काम करती है, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। अब क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं कि उनके सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है, इसलिए जो पार्टीज होती है वो लोगों को बताती है कि उनकी पॉलिसीज दूसरों से कैसे बेटर है। और जब एक पर्टिकुलर पार्टी इलेक्शन जीत जाती है तो इलेक्शन जीतने के बाद वो अपने पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती है, यानी अपने पॉलिसीज, अपने मुद्दों के ऊपर काम करती है। और ये जो पार्टी होती है उसको जहां से ज्यादा वोट मिलता है वो उस एरिया में ज्यादा काम करती है। तो ऐसे हमने देखा कि जो पार्टीज होती है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वो पार्टीशंस करती है, यानी कि पक्षपात करती है। अब पॉलिटिकल पार्टीज के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है द लीडर, यानी कि जो पार्टी का लीडर है, जो कि उस पार्टी का फेस होता है, मेन चेहरा होता है। जैसे कि बीजेपी का देख लो, नरेंद्र मोदी है, और कांग्रेस का राहुल गांधी। तो जो लीडर होता है यानी वो पार्टी का फेस होता है, चेहरा होता है। दूसरा होता है द एक्टिव मेंबर्स, यानी कि एक पार्टी में जो दूसरे लोग हैं जो उस पार्टी के लिए काम करते हैं वो सारे एक्टिव मेंबर्स होते हैं। और तीसरा होता है द फॉलोअर्स, यानी कि हम लोग जो सिटीजन्स होते हैं वो सभी फॉलोअर्स होते हैं, यानी कि जो एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। तो पहला फंक्शन है कि पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस, यानी कि पार्टीज जो है वो इलेक्शंस करवाती हैं। कैसे? अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करके। तो अब जो पार्टीज है वो अलग अलग तरीके से कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करती हैं। अब यूएसए में क्या होता है कि जो मेंबर्स और सपोर्टर्स होते हैं एक पार्टी के, वो लोग ही अपने कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, जबकि दूसरे कंट्रीज में जैसे कि इंडिया में जो पार्टी का टॉप लीडर होता है वही कैंडिडेट को सिलेक्ट करता है। दूसरा फंक्शन है पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड वोटर्स चूज फ्रॉम देम, यानी कि अब देखो, क्योंकि हमारे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं कि कौन सा पॉलिसी हमारे सोसाइटी के लिए बेटर है, यानी हम सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं कि हमारे समाज के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है, कौन सी पॉलिसी अच्छी है। इसलिए जो पार्टीज होती है वो अपने अलग अलग पॉलिसीज और प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करती हैं और जो वोटर्स होते हैं वो उनमें से चूज करते हैं। यानी कि अगर आपको इस पार्टी का ये पर्टिकुलर पॉलिसी अच्छा लगता है और आपको लगता है कि ये हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा है ये मुद्दा, तो आप उसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट करते हो। तीसरा फंक्शन है कि जो पार्टीज होती है वो लॉ मेकिंग में, यानी लॉ बनाने में एक डिसिसिव रोल प्ले करती हैं। जो लॉज होते हैं उनको लेजिस्लेचर में पास किया जाता है एंड वहीं पर उनके ऊपर डिबेट चलता है। तो क्योंकि लेजिस्लेचर में जो मेंबर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग करते हैं, इसलिए वो अपने पर्सनल ओपिनियन को बाजू में रखते हुए वो अपने पार्टी को सपोर्ट करते हैं। यानी अगर उनकी पार्टी जो है वो किसी एक बिल को पास करवाना चाहती है तो वो अपने पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे ताकि वो बिल पास हो जाए। तो कुछ इस तरह से जो पार्टीज होती है वो लॉ मेकिंग में एक डिसिसिव रोल प्ले करती हैं। चौथा फंक्शन है कि जो पार्टीज होती है वो गवर्नमेंट को बनाती हैं एंड उसको चलाती हैं, उसको रन करती हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो बड़े बड़े पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो एक पार्टी का जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वही ले सकता है। तो जो पार्टीज होती हैं वो अपने लीडर्स को चुनती हैं, उन्हें ट्रेन करती हैं एंड फिर उनको मिनिस्टर बना देती हैं ताकि वो गवर्नमेंट को अपने तरीके से चला सके। पांचवा फंक्शन है कि जो पार्टी इलेक्शन में हार जाती है वो ऑपोजिशन की तरह काम करती है, यानी कि जो रूलिंग पार्टी है वो अगर कुछ गलती करती है या फिर अपने पॉलिसीज को ठीक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करती है तो वो उन मुद्दों को उठाती हैं, यानी जो ऑपोजिशन पार्टीज होती है वो उन मुद्दों को उठाती हैं एंड उनको क्रिटिसाइज करती हैं। सिक्स्थ फंक्शन है कि पार्टीज जो है वो पब्लिक ओपिनियन को शेप करते हैं। कैसे? जो इश्यूज होते हैं उनको पार्टीज जो है वो उठाती हैं, रेज करती हैं एंड उन्हें हाईलाइट करती हैं। अब पार्टीज के लैक ऑफ मेंबर्स और एक्टिविस्ट जो है वो पूरे कंट्री में फैले हुए रहते हैं एंड कभी कभी जो पार्टीज होते हैं वो लोग मूवमेंट करते हैं, आंदोलन करते हैं ताकि लोगों के जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जा सके। तो ऐसे जो पार्टीज होती है वो पब्लिक ओपिनियन को शेप करते हैं।
एंड सेवेंथ फंक्शन है कि पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरीज एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट्स। यानी कि जो पार्टीज होती हैं वो लोगों को गवर्नमेंट का जो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स होते हैं वो लोगों तक पहुंचाती हैं। एंड एक ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए एक लोकल पार्टी लीडर के पास जाना बहुत ही आसान होता है। तो अगर एक ऑर्डिनरी सिटीजन जो है अगर उसको कोई प्रॉब्लम होता है, कोई दिक्कत होता है, तो वो सीधे प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं जा पाएगा और वो क्या करता है, वो एक लोकल पार्टी लीडर के पास जाता है अपने प्रॉब्लम को लेकर। तो वो जो पार्टी का लीडर है उसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो नेक्स्ट इलेक्शन में उसकी जो पार्टी है वो उस पर्टिकुलर एरिया से इलेक्शन हार जाती है। तो अब हम बात करेंगे कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत ही क्या है। तो इसके लिए हम एक ऐसा सिचुएशन इमेजिन करेंगे कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी ही ना हो तो क्या होगा। तब जितने भी कैंडिडेट्स होंगे जो कि इलेक्शन लड़ेंगे, जो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, वो सभी इंडिपेंडेंट होंगे। एंड तब क्या होगा कि कोई भी मेजर पॉलिसी चेंजेस के लिए प्रोमिसेस नहीं करेगा, यानी कि बड़े बड़े मुद्दों के लिए कोई भी प्रोमिसेस नहीं करेगा। अब जो इलेक्टेड कैंडिडेट होगा यानी कि जो इलेक्शन जीत जाएगा वो अपने एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए ही काम करेगा। तब क्या होगा कि कोई भी कंट्री के लिए नहीं काम करेगा, सब लोग अपने अपने सोसाइटी के लिए ही काम करेंगे। एंड दैट्स वाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास कितनी पार्टीज होनी चाहिए। तो जैसा कि हमें पता है कि चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, यानी कि वहां पर एक ही पार्टी है जो पावर में आती है और एक ही पार्टी रूल करती है, जो कि है कम्युनिस्ट पार्टी। ऑल दो वहां पर जो लोग हैं वो अपने खुद के पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो पार्टी कभी भी पावर में नहीं आएगी। तो पॉलिटिकल पार्टी बनाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम वन पार्टी सिस्टम को अच्छा नहीं बोलेंगे डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में एटलीस्ट 2 पार्टी होने चाहिए इलेक्शन में compete करने के लिए, ताकि अगर एक पार्टी अच्छे से काम नहीं कर रही है तो हम दूसरे पार्टी को नेक्स्ट इलेक्शन में जिता सकते हैं। तो कुछ कंट्रीज में क्या होता है कि पावर जो है वो 2 पार्टीज के बीच में ही चेंज होते रहते हैं। उन कंट्रीज में दूसरे पार्टीज एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो वो जो दूसरे पार्टीज हैं उनको बहुत ही कम सीट मिलता है, जिसकी वजह से वो अपना गवर्नमेंट नहीं बना पाते हैं। तो इसे 2 पार्टी सिस्टम बोलते हैं, यानी कि 2 पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि 2 पार्टीज ही अपना गवर्नमेंट बना पाती है। यानी कि ये जो 2 पार्टीज होती हैं उनका ही चांस होता है मेजॉरिटी सीट्स जीतने का और अपना गवर्नमेंट बनाने का। जैसे कि यूएसए में क्या होता है कि वहां पर बहुत सारी पार्टीज है, लेकिन वहां पर 2 पार्टी जैसे कि रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी ही पावर में आती है। एंड यूनाइटेड किंगडम्स में भी 2 पार्टी सिस्टम है, वहां पर दूसरी पार्टीज एग्जिस्ट करती है, लेकिन लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी जो है यही दोनों पार्टीज ही जीत पाती है और अपना गवर्नमेंट फॉर्म कर पाती है। एंड तीसरा आता है मल्टी पार्टी सिस्टम। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि 2 से ज्यादा पार्टीज के पास चांस होता है इलेक्शन को जीतने का और अपना गवर्नमेंट बनाने का, या तो खुद के दम पे यानी अपने स्ट्रेंथ पे, या फिर कॉलिएशन गवर्नमेंट बना के। तो कॉलिएशन गवर्नमेंट क्या होता है कि जब बहुत सारी पार्टीज जो है वो एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेती हैं, यानी एक साथ आ जाती हैं इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए और इलेक्शन को जीतने के लिए, उसे ही कॉलिएशन गवर्नमेंट या अलायंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में 2004 में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे वहां पर 3 मेजर अलायंस देखने को मिले थे। पहला एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि बीजेपी का है, जिसमें बीजेपी मेजर पार्टी है और बाकी स्मॉल पार्टीज हैं। दूसरा है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए, जिसमें कांग्रेस जो है वो मेजर पार्टी है और दूसरे स्मॉल पार्टीज है। और तीसरा है लेफ्ट फ्रंट। अब ये जो मल्टी पार्टी सिस्टम है ये बहुत ही ज्यादा मेसी है और इसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, क्योंकि जो पार्टी है वो कभी भी अपना समर्थन ले सकती हैं, यानी जो पार्टीज हैं वो कभी भी उस पार्टिकुलर पार्टी से हट सकती है, निकल सकती हैं कि हम आपके साथ कोलिएशन नहीं बनाएंगे। तो इसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। लेकिन एक तरह से ये अच्छा भी है क्योंकि जो स्मॉल पार्टीज हैं उनको भी चांस मिलता है पावर में आने का, उनको भी पावर मिल जाता है। तो देखो हमारे यहाँ 543 सीट्स होते हैं, जिनमें से किसी भी पार्टी को इलेक्शन जीतने के लिए 272 सीट्स की जरूरत होती है या उससे ज्यादा सीट्स की जरूरत होती है, ताकि वो इलेक्शन जीत जाए और अपना गवर्नमेंट, अपनी सरकार खुद से बना ले। तो देखो 2004 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को 145 सीट्स मिले थे, बीजेपी को 138 सीट्स मिले थे और बाकी छोटी छोटी जो पार्टीज थी उनको बहुत कम सीट्स मिले थे। तो यहाँ पर कोई भी पार्टी जो है वो खुद से अपना गवर्नमेंट नहीं बना पा रही थी, क्योंकि किसी ने भी उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया था। किसी के पास 272 सीट्स या उससे ज्यादा सीट्स नहीं थे। तो इसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने दूसरे पार्टीज के साथ मिलकर एक कोलिएशन गवर्नमेंट बनाया। 335 सीट्स के साथ वो इलेक्शन जीत जाती है एंड वो अपना गवर्नमेंट, अपनी सरकार बना लेती है।
तो अब ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा पार्टी सिस्टम किस कंट्री के लिए अच्छा है? तो एक पर्टिकुलर कंट्री जो है वो अपना खुद का पार्टी सिस्टम सिलेक्ट नहीं कर सकती है, बल्कि ये तो एक लॉन्ग प्रोसेस है। जब उस सोसाइटी के नेचर को देखा जाता है, उसके सोशल और रीजनल डिविजन्स को कंसिडर किया जाता है, उसके पॉलिटिक्स का जो हिस्ट्री है उसको देखा जाता है, एंड वहाँ पर इलेक्शन का सिस्टम कैसा है, ये सब देखकर ये डिसाइड होता है कि उस कंट्री में कौन सा पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया जैसे बड़े कंट्री में, डाइवर्स कंट्री में, जहाँ पर इतने सारे सोशल और जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, यहाँ पर एक या दो पार्टी जो है वो पूरे कंट्री को लुक आफ्टर नहीं कर सकती है, पूरे कंट्री को नहीं संभाल सकती है। इसलिए इंडिया जैसे कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो लागू हुआ है। अब कोई भी सिस्टम जो है वो सारी कंट्रीज के लिए या सारी सिचुएशंस के लिए आइडियल नहीं हो सकता है। तो इंडिया में 2858 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 8 नेशनल पार्टीज हैं और 54 स्टेट पार्टीज हैं, और बाकी 2796 अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं। अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज यानी कि बहुत छोटी छोटी पार्टीज हैं। तो ये जो नेशनल पार्टीज हैं और जो स्टेट पार्टीज हैं, ये रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज होती हैं, और इनके जो सिंबल्स होते हैं वो कोई भी यूज नहीं कर सकता है। और इसके अलावा इन रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज को और भी ज्यादा फैसिलिटीज मिलती है। अब अगर किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्निशन चाहिए तो उसको इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करना होगा। पहला कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इलेक्शंस होते हैं उनमें जितने भी टोटल वोट्स होते हैं उनमें से एटलीस्ट 6% वोट उसके पास होने चाहिए, यानी उस पर्टिकुलर पार्टी के पास होने चाहिए। एंड इसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 सीट्स होने चाहिए, तब जाके वो पार्टी जो है वो स्टेट पार्टी के रूप में खुद को रिकॉग्नाइज करवा सकती है, यानी स्टेट पार्टी बन सकती है। अब अगर किसी पार्टी को नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्निशन चाहिए तो उसको इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करना होता है। लोकसभा का जो इलेक्शन होता है उनमें जितने भी टोटल वोट्स होते हैं उनमें से 6% वोट उस पार्टी के पास होने चाहिए, और इसके साथ उसके पास लोकसभा में 4 सीट होने चाहिए, तब जाके वो पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज होती है, एक नेशनल पार्टी बन जाती है। या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इलेक्शंस होते हैं वहां पर जो टोटल वोट्स होते हैं उसके 6% वोट्स उसके पास होने चाहिए, वो भी 4 स्टेट्स के, यानी 4 लेजिस्लेटिव असेंबली के, और इसके साथ उसके पास लोकसभा में 4 सीट होने चाहिए, तब जाके वो पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज होती है, एक नेशनल पार्टी बन जाती है। इसके अलावा एक और आसान तरीका होता है जिससे कोई भी पार्टी जो है वो अपने आप को नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज करवा सकती है। अगर कोई भी पार्टी जो है वो 4 स्टेट्स में स्टेट पार्टी बन जाती है तो वो डायरेक्टली अपने आप को नेशनल पार्टी के रूप में रजिस्टर करवा सकती है। यानी अगर वो 4 स्टेट्स में स्टेट पार्टी बना लेती है, यानी 4 स्टेट्स में जीत जाती है, तो वो डायरेक्टली अपने आप को नेशनल पार्टी के रूप में रजिस्टर करवा सकती है। तो इंडिया में 8 नेशनल पार्टीज है, तो चलो इन पार्टीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। पहला है भारतीय जनता पार्टी। तो 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भारतीय जना संघ पार्टी को खोजा था, जिसे 1980 में रिवाइव करके भारतीय जनता पार्टी बना दिया गया था। अब ये जो पार्टी है ये इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है और एक मॉडर्न कंट्री बनाना चाहती है। इस पार्टी को अपना इंस्पिरेशन इंडिया के एंशिएंट कल्चर और वैल्यूज से मिलता है। इस पार्टी का इम्पोर्टेंट एलिमेंट कल्चरल नेशनलिज्म या हिंदुत्व है। ये जो पार्टी है ये जम्मू एंड कश्मीर में फुल टेरिटोरियल और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन चाहती है, एंड इसके अलावा ये कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करना चाहती है। अब यूसीसी के अंडर सभी रिलीजियस के जो लोग हैं वो एक ही लॉ को फॉलो करेंगे, और ये पार्टी रिलीजियस कन्वर्शन पर बैन लगाना चाहती है। तो 1990s में इस पार्टी का सपोर्ट बेस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया था, और 1998 में ये पार्टी जो है वो पावर में आई थी। तो 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को 303 सीट्स मिले थे, और इसके साथ ये पार्टी जो है वो सबसे बड़ी मेंबर वाली पार्टी बन गई थी। दूसरी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे कांग्रेस पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, और ये दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज में से एक है, यानी दुनिया की पुरानी पार्टीज में से एक है। इसे 1885 में बनाया गया था, एंड तब से लेकर आज तक ये पार्टी जो है वो कई बार अलग अलग पार्टीज में बटी है। तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद से ही ये जो पार्टी है ये कई डिकेड्स तक नेशनल और स्टेट लेवल पर इसने डोमिनेंट रोल प्ले किया है। तो जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में इंडिया को मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया बनाने का प्रयास किया गया था।
तो ये जो पार्टी है ये इंडिपेंडेंस के बाद यानी 15 अगस्त 1947 के बाद 1964 तक इसने रूल किया था एंड फिर से 1964 से 1966 तक इसने रूल किया था एंड फिर से 1966 से 1977 तक इसने रूल किया था एंड फिर 1980 से 1984 तक एंड 1984 से 1989 तक इसने रूल किया था एंड आफ्टर 1989 इसका जो सपोर्ट था वो थोड़ा डिक्लाइन हो गया था, कम हो गया था, बट स्टिल ये जो पार्टी है वो आज भी कंट्री में प्रेजेंट है। तीसरी पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इसे 1 जनवरी 1998 को बनाया गया था। इस पार्टी की लीडर ममता बनर्जी है और ये पार्टी 2011 से आज तक वेस्ट बंगाल में रूल करती आ रही है। इसके अलावा इस पार्टी का प्रेजेंस अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में भी है। 2016 में इस पार्टी को नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था एंड 2019 के लोकसभा इलेक्शन में इस पार्टी को 22 सीट्स मिले थे। नेक्स्ट पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे सीपीआई बोला जाता है। इस पार्टी को 1925 में बनाया गया था एंड ये पार्टी जो है वो सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी पर विश्वास करती है और ये पार्टी सेकेशनिज्म यानी कि अगर कोई देश में अलग होने की बात करता है तो उसको विरोध करती है एंड इसके अलावा ये कम्युनलिज्म को अपोज करती है। तो 1964 में ये जो पार्टी है वो स्प्लिट हो गई थी, बट गई थी और एक नया पार्टी फॉर्म हुआ था जिसका नाम था सीपीआईएम। इस पार्टी की प्रेजेंस केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में इस पार्टी को 2 सीट मिला था। तो अब हम बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के बारे में यानी सीपीआईएम के बारे में। तो इस पार्टी को 1964 में खोजा गया था एंड ये जो पार्टी है ये मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म पे विश्वास करती है। ये पार्टी सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है और ये इंपेरियलिज्म और कम्युनलिज्म को अपोज करती है, इनका विरोध करती है। तो इस पार्टी को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है वेस्ट बंगाल से, केरला से और त्रिपुरा से, स्पेशली अमॉन्ग द पुअर। तो इस पार्टी ने 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 3 सीट जीता था। नेक्स्ट पार्टी है बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी। इस पार्टी को 1984 में कंसी राम ने खोजा था। तो ये जो पार्टी है ये बहुजन समाज को, जिसमें दलित्स, आदिवासी, ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटीज आते हैं, उनके पावर को ये रिप्रेजेंट करना चाहती है और सिक्योर करना चाहती है। इस पार्टी को अपना इंस्पिरेशन सजू महाराज, महात्मा फूले, पेरियर और बाबा साहेब अम्बेडकर के आइडियाज से मिलता है। इस पार्टी का मेन बेस उत्तर प्रदेश में है एंड इसके अलावा इसका थोड़ा प्रेजेंस मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में है। इस पार्टी ने 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 10 सीट जीता था। अब नेक्स्ट पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो ये पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी से स्प्लिट होकर यानी बटकर 1999 में इस पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। यानी 1999 में ये जो पार्टी है ये कांग्रेस पार्टी से अलग हो जाती है एंड अलग से एक पार्टी का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम था नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो ये पार्टी जो है वो एक मेजर पार्टी है महाराष्ट्र में एंड इसके अलावा ये मेघालय, मणिपुर और असम में इसका प्रेजेंस है। अब इसके अलावा एक नई नेशनल पार्टी जो है वो रजिस्टर हुई है जिसका नाम है नेशनल पीपल्स पार्टी। तो अब बात करते हैं स्टेट पार्टीज की। तो स्टेट पार्टीज को रीजनल पार्टीज भी कहा जाता है और ये जो रीजनल पार्टीज होती हैं ये नेशनल पॉलिसीज में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब कोई भी नेशनल पार्टी जो है वो लोकसभा में खुद से मेजॉरिटी सिक्योर नहीं कर सकती, जिसकी वजह से उसे स्टेट पार्टीज के साथ मिलकर अलायंस फॉर्म करना पड़ता है यानी कोलिएशन गवर्नमेंट बनाना पड़ता है। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये कुछ स्टेट पार्टीज है। तो अब हम बात करते हैं चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो पहला चैलेंज है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होता है कि जो पावर है वो पार्टी के एक या कुछ जो टॉप लीडर्स हैं उनके हाथ में होता है और तो और जो पार्टीज है वो मेंबरशिप रजिस्टर नहीं रखती है और वो इंटरनल इलेक्शंस को रेगुलर बेसिस पे नहीं करवाती है और ना ही वो मीटिंग्स करवाती है। अब जो पार्टी के ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है एंड वो डिसीजन मेकिंग में भी पार्ट नहीं ले पाते हैं। उनके पास कोई जरिया ही नहीं होता है डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेने के लिए। एज अ रिजल्ट जो लीडर्स होते हैं जिनके पास ज्यादा पावर्स होता है वो ही पार्टी के नाम पर डिसीजंस लेते हैं। अब क्योंकि एक या कुछ लीडर्स के पास ही पावर होता है तो जो कोई भी मेंबर जो है वो इन लीडर्स के डिसीजन को नहीं मानता है उसको आगे चल के प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है और कभी कभी तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाता है।
सेकंड चैलेंज है डायनेस्टिक सक्सेशन का। तो ये जो चैलेंज है ये पहले वाले से रिलेटेड है। अब क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो ओपनली और ट्रांसपेरेंट तरीके से फंक्शन नहीं करती हैं, जिसकी वजह से जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं जो कि पार्टी के लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं, इसके बावजूद भी वो पार्टी के टॉप में नहीं पहुंच पाते हैं। अब जो लीडर्स होते हैं जिनके पास बहुत ही ज्यादा पावर होता है और वो अपने पोजीशन का एक अनफेयर एडवांटेज उठाते हैं और वो उन्हीं लोगों को फेवर करते हैं जो उनके क्लोज होते हैं या फिर जो उनके फैमिली के मेंबर्स होते हैं। तो बहुत सारे पार्टीज में देखा गया है कि जो टॉप पोजीशन होता है वो हमेशा उस फैमिली के एक मेंबर के पास ही होता है। थर्ड चैलेंज है ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज। तो क्योंकि जो पार्टीज होती है वो हमेशा इलेक्शन को जीतने पर फोकस करती है, इसलिए वो शॉर्टकट्स अपनाती है इलेक्शन को जीतने के लिए। वो एक ऐसे कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है जिसके पास बहुत सारे पैसे हो, या फिर जो रिच पीपल होते हैं या फिर रिच कंपनीज होती हैं वो इन पार्टीज को फंड प्रोवाइड करती है, फंडिंग देती है, ताकि ये जो पार्टीज है जब ये इलेक्शन जीत जाएं तो ये उनके ही अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाए और डिसीजंस ले। अब मसल पावर का क्या चक्कर है, तो कई केसेस में जो पार्टीज है वो क्रिमिनल्स को सपोर्ट करती है इलेक्शंस को जीतने के लिए, ताकि जो लोग हैं वो डर के मारे उस क्रिमिनल को वोट करें। फोर्थ चैलेंज है कि पार्टीज डू नॉट ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। यानी कहने का मतलब यह है कि जो कैंडिडेट्स हैं इलेक्शंस में अगर वो अलग अलग होंगे, यानी उनके आइडियोलॉजी अलग अलग होंगे, तो हम अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंग उनमें से कोई कैंडिडेट अपने लिए चूज कर लेंगे। बट आजकल क्या हो रहा है कि ज्यादातर पार्टी जो है वो सेम ही चीज करती हैं, एंड जिन लोगों को सच में अलग पॉलिसी चाहिए उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। और सपोज अगर हम किसी लीडर को चूज करते हैं कि ये अच्छा है, हम इसे वोट करेंगे, तो हम उस पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि लीडर्स जो होते हैं वो भी अपना पार्टी चेंज करते रहते हैं। हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टीज बी रिफॉर्म्ड? तो पहले क्या होता था कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे यानी जो एमपीज और एमएलएस थे वो मिनिस्टर बनने के लिए या फिर कुछ कैश रिवॉर्ड्स के लिए पार्टी चेंज कर लिया करते थे, यानी इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाते थे अपने अकॉर्डिंग, अपने फायदे के लिए। इसे डिफेक्शन कहा जाता है। एंड इसी की वजह से 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हुआ। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी एमपी या एमएलए अपनी पार्टी चेंज करता है तो ही और शी जो भी है वो लेजिस्लेचर से वो अपनी सीट खो देगा। तो सीट खोने के डर से अब वो लोग अपनी पार्टी चेंज नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से डिफेक्शन जो है वो कुछ हद तक कम हुआ। लेकिन एट द सेम टाइम जो एमपीज और एमएलएस हैं उनको जो पार्टी का लीडर जो कुछ भी डिसीजन लेता है वो सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो ये एक डिफिकल्टी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया ताकि मनी के इन्फ्लुएंस को और क्रिमिनल्स को कम किया जा सके। आज हर एक कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ता है उसे एक एफिडेविट फाइल करना होगा जिसमें उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, वो सबके बारे में उसमें इंफॉर्मेशन होगा उस एफिडेविट में। तो एफिडेविट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें उस कैंडिडेट के बारे में, उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में लिखा होता है, यानी उसके पास कितनी प्रॉपर्टीज है, उसके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, इन सभी के बारे में उस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है। अब इस न्यू सिस्टम की वजह से पब्लिक के पास उस कैंडिडेट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ तो जाती है, बट ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे ये पता चल सके कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है या नहीं उस कैंडिडेट के बारे में। एंड इसके अलावा हमें ये भी नहीं पता कि इस सिस्टम के बाद जो मनी का इन्फ्लुएंस है और जो क्रिमिनल्स है वो कम हुए हैं या नहीं। अब इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया है जिसमें ये नेसेसरी हो गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो रेगुलर बेसिस पे इंटरनल इलेक्शंस करवाएंगी, एंड इसके अलावा जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको भी वो भरेंगी, फिल करेंगी। अब पार्टीज ने ऐसा करना शुरू तो कर दिया है लेकिन वो आज तक इसे एज अ फॉर्मेलिटी ही करती हैं। इसके अलावा कुछ सजेशंस है जिनसे हम पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म ला सकते हैं। पहला कि एक लॉ बनाना चाहिए जिससे हम पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट कर सकते हैं। ये कंपलसरी होना चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने मेंबर्स के रजिस्टर को अच्छे से मेंटेन कर रही हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से फॉलो कर रही हैं, उनके पास एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होना चाहिए ताकि अगर पार्टी के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो एज अ जज काम कर सकता है। एंड इसके अलावा पार्टीज को ओपन इलेक्शंस करने होंगे। दूसरा कि 1/3 सीट जो है वो वुमेन कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज में। तीसरा कि जो गवर्नमेंट है उसको इन पार्टीज को कुछ पैसे देने होंगे, कुछ मनी देने होंगे ताकि ये अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस को सपोर्ट कर पाएं। अब ये सपोर्ट जो है वो काइंड के रूप में हो सकता है, जैसे कि पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन,
या फिर जो गवर्नमेंट है वो इन पार्टीज को कैश प्रोवाइड कर सकते हैं उनके लास्ट इलेक्शन के वोट्स के अकॉर्डिंग, यानी लास्ट इलेक्शन में उन्होंने कितने वोट्स उनको मिले थे उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है वो इन पार्टीज को कैश प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे जो सजेशंस है ये पॉलिटिकल पार्टीज ने एक्सेप्ट नहीं किया है, और ये तभी एक्सेप्टेड होगा जब पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो लॉ लाएंगे, यानी कानून बनाएंगे। और कानून का सहारा लेकर हम पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये कानून, ये सारे लॉज पॉलिटिकल पार्टीज ही बनाती हैं। और अगर किसी तरह से हम फोर्स करके उनसे लॉ बनवा लेंगे तो कानून तो बन जाएगा, लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो उस लॉ में कुछ ऐसा कर देंगे जिनकी वजह से उनको कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा दो और सजेशंस है। पहला कि जो लोग हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं। जो लोग हैं वो पिटिशंस के थ्रू, पब्लिसिटी के थ्रू या फिर आंदोलन के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं। इसके अलावा जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जो मीडिया है, वो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर प्रेशर बना सकती है। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर बनेगा तो वो ऑटोमेटिकली रिफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो पब्लिक का सपोर्ट उनको नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से वो लोग रिफॉर्म को लेकर सीरियस हो जाएंगे। एंड दूसरा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो जो भी कैंडिडेट को अपने पार्टी में शामिल कर रही है वो उसको अच्छे से देख के उसके बाद उसको चूज करे। तो अब ये चीज भी वोट पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में पब्लिक का कितना पार्टिसिपेशन है उस पे ही डेमोक्रेसी की क्वालिटी डिपेंड होती है। अब पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर ऑर्डिनरी सिटीजन्स उसमें पार्ट नहीं लेंगे और बाहर से ही उसके बारे में क्रिटिसाइज करते रहेंगे, यानी पार्टी को बाहर से ही बुरा भला बोलते रहेंगे। लेकिन जब आपके पास मौका आता है तो आप एक अच्छा कैंडिडेट चूज करो ना। आप बाहर से ही ऐसे बोलते रहोगे और वोट नहीं करोगे तो हम पॉलिटिक्स में रिफॉर्म कैसे लाएंगे? जब आपके पास वोट करने का पावर है तो एक अच्छे कैंडिडेट को चूज करके अपने पावर को इस्तेमाल करो, ना कि उस पावर को ऐसे ही बेवजह जाने दो। अगर आप नहीं वोट करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि एक गलत कैंडिडेट ही पावर में आ जाएगा एंड उसके बाद आप लोग उसे क्रिटिसाइज करते रहोगे। सो दैट्स ऑल। ये था हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा चैप्टर बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन किया। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कैसे हैं आप लोग, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस से एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस वीडियो में मैं आपको ये चैप्टर बहुत ही ईजी तरीके से और डिटेल्ड में समझा दूंगी। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है एंड आपका चैप्टर हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए अब बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आप अपने आसपास के लोगों से पूछोगे कि आप कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हो तो ज़्यादातर लोग जो है वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेंगे, मोनार्की, डिक्टेटरशिप या रिलीजियस लीडर या मिलिट्री के बजाय, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो इक्वालिटी को प्रमोट करता है, लोगों के डिग्निटी के बारे में सोचता है, डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो उसको भी रिजॉल्व करता है एंड अगर कोई मिस्टेक हो जाता है, कोई गलती हो जाता है तो वो उसको भी सुधारता है। बट ज़्यादातर लोग जो है वो डेमोक्रेसी से सेटिस्फाई नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डेमोक्रेसी में एक डिलेमा है, एक दुविधा है। डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स है वो तो अच्छे हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस की बात आती है तो वो उतना खास नहीं है। तो इस डिलेमा की वजह से, इस दुविधा की वजह से हमें डेमोक्रेसी के आउटकम्स के बारे में सोचने की जरूरत पड़ती है कि क्या हम डेमोक्रेसी को सिर्फ मोरल रीजंस की वजह से प्रेफर करते हैं, क्या हम डेमोक्रेसी से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं या फिर रियलिटी कुछ और है। तो वर्ल्ड में मोर देन 100 कंट्रीज जो है वो खुद को डेमोक्रेटिक कंट्री क्लेम करती हैं एंड वो कुछ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स प्रैक्टिस करती हैं, जैसे कि उन सभी के पास एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सभी इलेक्शंस करवाती हैं, उन सभी के पास पार्टीज हैं एंड इसके अलावा वो सिटीजन्स के राइट्स को भी गारंटी करती हैं। तो ये सारे फीचर्स जो है वो उन सभी में कॉमन है, लेकिन कुछ ऐसे भी टर्म्स है जिनकी वजह से वो कंट्रीज एक दूसरे से अलग है, जैसे कि उनके सोशल सिचुएशंस एक दूसरे से अलग है, उनके इकोनॉमिक अचीवमेंट्स, यानी कि कुछ कंट्रीज जो है वो रिच हैं, कुछ कंट्रीज पुअर हैं और उनके कल्चर्स एक दूसरे से अलग है। तो इससे तो ये क्लियर हो जाता है कि उन कंट्रीज में क्या अचीव होगा और क्या नहीं अचीव होगा वो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होगा, यानी हर एक कंट्री में बिल्कुल अलग होगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है इसीलिए।
तो हम 5 चीज़ों में डेमोक्रेसी को एग्जामिन करेंगे। पहला कि क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। दूसरा कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तीसरा कि रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। चौथा की एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। पांचवा की डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इट्स सिटीजन्स। तो डेमोक्रेसी में हम ज्यादातर कंसर्न रहते हैं कि जो लोग हैं उनके पास अपने रूलर्स को चुनने का अधिकार हो एंड रूलर्स के ऊपर लोगों का कंट्रोल हो, ताकि जब भी पॉसिबल हो या नेसेसरी हो तो जो सिटीजन्स है वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाए। देयरफॉर जो मोस्ट बेसिक आउटकम है डेमोक्रेसी का, कि उसे एक ऐसा गवर्नमेंट प्रोड्यूस करना चाहिए जो कि अकाउंटेबल हो, रेस्पॉन्सिव हो और लेजिटिमेट हो। तो अकाउंटेबल, लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है, और रेस्पॉन्सिव हो तो किस सेंस में हो, तो चलिए। तो बिफोर दिस एक क्वेश्चन आता है कि क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो एफिशिएंट है, क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफेक्टिव होता है। तो बहुत सारे लोग जो है वो सोचते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो पावर है वो एक ही रूलर के पास होता है एंड उसी के हाथ में डिसीजन मेकिंग का पावर होता है। इसलिए जो डिसीजन मेकिंग है वो फास्ट हो जाता है, एफिशिएंट वे में हो जाता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी फास्ट हो जाता है। एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है वो पब्लिक ओपिनियन को या मेजॉरिटी को वो बॉदर नहीं करता और अपने हिसाब से वो डिसीजंस लेता है। वहीं जो डेमोक्रेसी है वो डेलिबरेशन और नेगोशिएशन के आइडिया पर बेस्ड होता है, तो इसकी वजह से कुछ डिलेस हो सकती हैं। लेकिन क्या इस चीज की वजह से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इनएफिशिएंट हो जाएगा। तो इस चीज को समझने के लिए आप इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा गवर्नमेंट है जो कि डिसीजंस बहुत ही फास्ट लेता है, लेकिन वो कोई भी डिसीजंस ले सकता है, चाहे वो उस डिसीजंस को जो लोग हैं वो एक्सेप्ट करे या ना करे, चाहे वो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे या ना करे। तो क्या इस तरह का गवर्नमेंट बेटर होता है? ऑफ कोर्स नो। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि डिसीजन जो है वो किसी भी एक पर्सन के हाथ में नहीं होता है। अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो उसके लिए बहुत सारे प्रोसीड्यूर्स को फॉलो करना पड़ता है, उसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस, डिबेट चलते हैं और अगर मेजॉरिटी उस डिसीजन को सपोर्ट करती है तब जाके वो डिसीजन लिया जाता है। अब क्योंकि ये डिसीजंस जो होते हैं इन्हें बहुत सारे प्रोसीड्यूर्स को फॉलो करके लिया जाता है एंड अगर मेजॉरिटी इन डिसीजंस को सपोर्ट करती है तब जाके ये डिसीजंस लिया जाता है, तो ये जो डिसीजंस होते हैं ये ज्यादा लोगों के फेवर में होते हैं। सो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट डिसीजंस लेने में टाइम लगाती है, जो डिलेस करती है, वो वर्थ इट होता है। वहीं अगर हम डेमोक्रेसी को अलग साइड से देखें तो डेमोक्रेसी कहता है कि अगर कोई भी डिसीजन मेकिंग होगा तो वो कुछ नॉर्म्स और प्रोसीड्यूर्स पर बेस्ड होगा। तो अगर कोई सिटीजन चाहता है कि वो जो डिसीजन लिया गया है क्या वो करेक्ट प्रोसीड्यूर से लिया गया है या नहीं, वो उसको जानना चाहता है, तो उनके पास राइट होता है, उनके पास हक होता है कि वो उस प्रोसेस को एग्जामिन कर सकते हैं, उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को एग्जामिन कर सकते हैं एंड इसे ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है एंड अकाउंटेबल होता है। अकाउंटेबल मतलब कि वो जो भी काम करेगा वो उसको जस्टिफाई करेगा लोगों के सामने, यानी कि वो जो भी एक्शंस लेगा उसे लोगों को एक्सप्लेन करना ही होगा। तो अगर हम चेक करना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी के रिजल्ट्स कैसे हैं तो हम इन प्रैक्टिसेस के थ्रू चेक कर सकते हैं। पहला कि रेगुलरली इलेक्शंस हो रहे हैं या नहीं। दूसरा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो फ्री का मतलब होता है कि जो सिटीजन्स है वो अपने माइंड से, अपने हिसाब से अपने रूलर्स को चूज कर रहे हैं, ना कि किसी के दबाव में आकर। एंड फेयर का मतलब होता है कि सबको चांस मिल रहा है। तीसरा कि ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज, यानी कि जो मेजर पॉलिसीज है, जो बड़े बड़े पॉलिसीज है, उनके ऊपर ओपनली पब्लिक डिबेट हो रहे हैं या नहीं। एंड चौथा कि जो गवर्नमेंट है वो अपने बारे में और अपने फंक्शंस के बारे में, अपने एक्शंस के बारे में लोगों को बता रही है या नहीं। तो अब अगर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो रेगुलरली इलेक्शंस तो होते हैं एंड फ्री इलेक्शंस भी करवाए जाते हैं, लेकिन फेयर वे में इलेक्शंस नहीं होते हैं, फेयर तरीके से इलेक्शंस नहीं होते हैं, सबको चांस नहीं मिलता है। एंड जो पॉलिसीज बनाए जाते हैं या फिर जो डिसीजंस लिए जाते हैं उन सभी के ऊपर पब्लिक डिबेट भी नहीं होता है। एंड इसके अलावा जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अपने बारे में, अपने फंक्शंस के बारे में लोगों से, सिटीजन्स से सारे इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती है। यानी जो गवर्नमेंट है वो अपने बारे में, अपने फंक्शंस के बारे में, अपने एक्शंस के बारे में लोगों से नहीं बताती है। सो हाँ, डेमोक्रेसी में इतनी सारी कमियां तो हैं, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से बेटर है, क्योंकि हमें नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इतना सा भी नहीं मिलता है।
अब अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिव की, तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसको अपने लोगों के नीड्स एंड डिमांड्स को फुलफिल करना चाहिए, अपने लोगों के, अपने सिटीजन्स के नीड्स एंड डिमांड्स को देखना चाहिए, उसको अटेंड करना चाहिए। एंड दूसरा कि उसे फ्री ऑफ करप्शन होना चाहिए। तो इन दोनों मामलों में जो डेमोक्रेसी है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। अगर हम बात करें लोगों के नीड्स एंड डिमांड्स की, तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट होते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो मेजॉरिटी ऑफ पीपल के नीड्स एंड डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। और वहीं अगर हम करप्शन की बात करें तो उसका क्या ही कहना है। तो इन दोनों चीजों में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो लैक करती है, लेकिन एट द सेम टाइम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि उसमें भी ऐसी कोई चीजें नहीं है जो दिखाती है कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लेस करप्ट होती है या अपने लोगों के नीड्स को लेकर वो ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दोनों ही इन मामलों में लैक कर जाती है। अब एक रेस्पेक्ट में हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को उसके ऑल्टरनेटिव से बेटर बोल सकते हैं, वो ये है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होता है। अब भले ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो स्लो हो, लेस एफिशिएंट हो, हमेशा रेस्पॉन्सिव ना हो, करप्शन फ्री ना हो, लेकिन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होता है। यानी कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनता है वो लोगों के वोट के थ्रू ही बनता है, और इसमें कोई शक नहीं है। एंड इसी की वजह से पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया जाता है। दूसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अगर हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक अच्छा गवर्नमेंट प्रोड्यूस करे, तो ये भी गलत नहीं होगा एक्सपेक्ट करना कि वो डेवलपमेंट भी करवाए, यानी कि विकास भी करवाए। तो अगर हम 1961 से 2010 तक के डेटा को देखेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ के डेटा को देखेंगे, तो हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ग्रोथ रेट में ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला कि उस कंट्री का पॉपुलेशन साइज कितना है, दूसरा कि ग्लोबल सिचुएशन, तीसरा कि दूसरे कंट्रीज के साथ उसका कोऑपरेशन कैसा है, एंड चौथा कि उस कंट्री के जो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज हैं वो क्या है। अब हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि जो डेमोक्रेसी है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को गारंटी करता है। अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच में जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उसको देखेंगे, तो उसमें हमें स्लाइटली डिफरेंस देखने को मिल सकता है। लेकिन ये बेटर होता है कि हम डेमोक्रेसी को प्रेफर करें, क्योंकि इसके बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स भी होते हैं। अगर डेमोक्रेसी अच्छा भी नहीं है तो ये बुरा भी नहीं है, क्योंकि इसमें लोगों के ओपिनियन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। एंड डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो गवर्नमेंट है वो लोगों से ज़्यादा काम करवाती है। तीसरा है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। तो अब डेमोक्रेसी में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम एटलीस्ट डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक डिस्पारिटीज ना हो, यानी कि जितना डेवलपमेंट कंट्री में होगा उसका फ़ायदा सबको मिलेगा। ऐसा नहीं कि रिच लोगों का फ़ायदा हो और गरीबों का ना हो। अब जो डेमोक्रेसी होता है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी पर बेस्ड होता है, एंड सभी लोगों के पास इक्वल राइट होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का। अब इनकम में हमें ज़्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिलता है। जो टोटल इनकम है उसका मोर देन हाफ ओनली 10% लोगों के पास है, वहीं जो 50% गरीब लोग हैं उनके पास कंट्री के टोटल इनकम का सिर्फ 5.9% शेयर ही है। इनइक्वालिटी भी कम नहीं हुई है एंड पॉवर्टी भी ज़्यादा है। तो इसकी वजह से जो गरीब लोग हैं उन्हें कभी कभी अपने बेसिक नीड्स को भी फुलफिल करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, हाउस, एडुकेशन, हेल्थ, इन सभी के ऊपर भी वो लोग अच्छे से खर्च नहीं कर पाते हैं। तो क्योंकि डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी लोगों की बात मानी जाती है, एंड मेजॉरिटी लोग यानी कि 50% से ज़्यादा जो कि पुअर हैं, तो क्योंकि मोस्टली पुअर हैं इसलिए जो नेता लोग हैं, जो लीडर्स हैं, उनको इनकी बात सुननी चाहिए एंड गरीबी दूर करनी चाहिए। बट ये सब कुछ तो केवल बोलने में ही अच्छा लगता है। अब जो रिच लोग होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, वो ही इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं एंड उनको फंड्स प्रोवाइड करते हैं। अब जो नेता लोग होते हैं वो गरीबों को पैसा या फिर कुछ सामान देकर उनसे उनका कीमती वोट ले लेते हैं। तो बहुत सारे जो पुअर पीपल होते हैं उनको अपने बेसिक नीड्स को भी फुलफिल करने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है, यानी कि फूड, क्लोथिंग, हाउस, एडुकेशन, हेल्थ, ये सारे जो बेसिक नीड्स है ये भी वो अपना फुलफिल नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे कंट्रीज़ में ये सिचुएशन तो और भी ज़्यादा ख़राब है। बहुत सारे पुअर कंट्रीज़ के जो लोग होते हैं वो रिच कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड सप्लाई के लिए।
और बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी इनइक्वालिटी और पॉवर्टी है। चौथा है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। तो जैसा कि हमने बेल्जियम के केस में देखा कि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने अपने लोगों के एथनिक प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया, वहाँ की गवर्नमेंट ने कैसा एक मॉडल बनाया, एक नया प्रोसीड्यूर बनाया और लोगों के बीच में जो टेंशन्स हुए थे उसको उसने कैसे कम किया, कैसे रिड्यूस किया। तो जो डेमोक्रेसी है वो प्रयास करती है कि लोगों के बीच में संभाव रहे, लोगों के बीच में एकता बनी रहे। अब नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि अगर कंट्री में कोई सोशल डिफरेंसेस पैदा होती हैं या खड़ा होती हैं तो जो गवर्नमेंट है वो या तो इग्नोर करती है या फिर फोर्सफुली लोगों को सप्रेस करने की कोशिश करती है ताकि जो सोशल डिफरेंसेस है वो कम हो पाए। अब लोगों के बीच में डिफरेंसेस तो रहेंगे और लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि डिफरेंसेस को सॉल्व करने के लिए कुछ किया जा रहा है या नहीं। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है उसमें एबिलिटी होता है कि वो लोगों के सोशल डिफरेंसेस को हैंडल कर सकती हैं। इसके अलावा जो डिविजन्स होते हैं, जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, उसको भी डेमोक्रेसी अच्छे से हैंडल कर सकता है। तो ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए प्लस पॉइंट होता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब हम श्रीलंका के एग्जाम्पल को देखते हैं तो श्रीलंका भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था, लेकिन वहाँ पर लोगों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ था वो अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाया था। तो डेमोक्रेसी में लोगों के बीच में सोशल डाइवर्सिटी हो और लोगों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, उसके लिए डेमोक्रेसी को 2 कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। पहला कि हमें समझना होगा कि डेमोक्रेसी का मतलब मेजॉरिटी ओपिनियन का रूल नहीं होता है। मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के साथ मिलकर काम करना होगा ताकि जो गवर्नमेंट है वो जनरल व्यू को रिप्रेजेंट कर पाए। मेजॉरिटी और माइनॉरिटीज का जो ओपिनियंस होता है वो परमानेंट नहीं होता है। कभी हम सोचते हैं कि ये सही है हमारे लिए तो कभी हम सोचते हैं कि ये सही नहीं है हमारे लिए। तो सबका ओपिनियन जो है वो चेंज होता रहता है, इसीलिए वो ओपिनियन अच्छा होता है जो सबके लिए सही हो। एंड दूसरा कि ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है कि जो मेजॉरिटी का रूल कंट्री में स्टैब्लिश हो रहा है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी का रूल ना बन जाए, यानी कि इन टर्म्स ऑफ रिलीजियन, रेस या लैंग्वेज के आधार पर वो मेजॉरिटी रूल ना बन जाए। मेजॉरिटी रूल का मतलब होता है कि जितने भी डिसीजंस होंगे या जितने भी इलेक्शंस होंगे, अलग अलग पर्सन्स और ग्रुप्स सबको मौका मिलना चाहिए अपना मेजॉरिटी बनाने का। तो डेमोक्रेसी जो है वो तब तक डेमोक्रेसी बनी रहती है जब तक सभी सिटीजन्स को इक्वल चांस मिलता है अपना एक मेजॉरिटी बनाने का एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। पांचवा है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। तो डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो डिग्निटी और फ्रीडम को प्रमोट करता है। अब सभी लोग जो होते हैं वो सोसाइटी में अपना रिस्पेक्ट बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि दूसरे लोग उनकी रिस्पेक्ट करें। इसीलिए डेमोक्रेसी में रिस्पेक्ट और फ्रीडम ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब डिग्निटी ऑफ वुमेन का केस ही ले लो तो पुराने ज़माने में बहुत सारे सोसाइटीज़ जो है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़ हुआ करते थे। तो वुमेन के बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद आज सोसाइटी में उनको रिस्पेक्ट और इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। तो अब क्योंकि ये डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल में लिखा गया है तो अगर किसी भी वुमेन के साथ लीगली या मोरली अनएक्सेप्टेबल होता है तो वो इजीली इसके खिलाफ स्ट्रगल कर सकती हैं, इसके खिलाफ खड़ी हो सकती हैं। लेकिन अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो ये जो अनएक्सेप्टेबिलिटी है इसे लीगल बेसिस पे नहीं दिया जाता, क्योंकि वहाँ पर लोगों के इंडिविजुअल फ्रीडम या डिग्निटी के बारे में नहीं सोचा जाता। यानी कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो लोग हैं उनको फ्रीडम या ज़्यादा डिग्निटी या रिस्पेक्ट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आज सारी वुमेन्स को इक्वल ट्रीट किया जाता है एंड उनको वो रिस्पेक्ट मिलता है जस्ट बिकॉज क्योंकि ये हमारे प्रिंसिपल में लिखा गया है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि वुमेन्स को इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए या उनको रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी वुमेन के साथ कोई इल ट्रीटमेंट होता है तो वो इसके खिलाफ बहुत इजीली खड़ी हो सकती है, आवाज़ उठा सकती है, लीगली और मोरली दोनों तरह से। अब नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये चीज़ लीगल बेसिस पे नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर इंडिविजुअल फ्रीडम या इंडिविजुअल डिग्निटी को सपोर्ट नहीं मिलता है। अब यही चीज़ कास्ट इनइक्वालिटीज़ के साथ भी हुआ। डेमोक्रेसी ने खुद को स्ट्रेंथन किया और कुछ एक्शंस लिए गए, कुछ चेंजेस किए गए ताकि सभी कास्ट के जो लोग हैं उन सभी को इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाए एंड जो डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं हमारे सोसाइटी में वो हमारे साथ मिलकर चल सके। तो इन सभी चीज़ों की वजह से जो डिसएडवांटेज सेक्शंस थे हमारी सोसाइटी में उनको इक्वल चांस मिला एंड ताकि सभी लोग एक साथ मिलकर चल सकें।
तो इन सभी राइट की वजह से हमें पता चलता है कि हमें डेमोक्रेसी में इतने सारे अधिकार मिले हैं एंड इसके बावजूद हम जज करते रहते हैं कि किनके पास कितने राइट है। जैसे कि हम कहते हैं कि अमेरिका के जो लोग हैं उनके पास ज़्यादा फ्रीडम है इंडिया के मुकाबले। तो हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो और भी ज़्यादा बेटर हो, और भी ज़्यादा बेनिफिट दे लोगों को, और वो और भी ज़्यादा बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन सके। एंड इसी की वजह से जब हम लोगों से पूछते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो कैसे चल रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है, तो इसको लेकर हमें बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस भी मिलते हैं और बहुत सारे कंप्लेंट्स भी आते हैं। तो जो लोग कंप्लेन करते हैं डेमोक्रेसी को लेकर, ये अपने आप में उसके लिए एक सक्सेस है, क्योंकि ये चीज़ ये शो करता है कि जो लोग हैं वो अपने एबिलिटीज़ के बारे में अवेयर हैं और वो पावर होल्डर्स को लेकर क्रिटिकल है कि कौन लोग उनके गवर्नमेंट को चला रहे हैं। यानी कि जो लीडर्स है जो गवर्नमेंट को चला रहे हैं वो उनको लेकर क्रिटिकल है। तो डेमोक्रेसी जो है वो दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर होती है और हम जितना चाहे उतना उसे बेटर बना सकते हैं अपने पावर को यूज़ करके, यानी अपने वोटिंग के पावर को यूज़ करके। तो डेमोक्रेसी से जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो डेमोक्रेसी के लिए एक क्राइटेरिया होता है डेमोक्रेसी को जज करने का। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि आपके एग्ज़ाम्स जो है वो ओवर हो सकते हैं, लेकिन जो लीडर्स हैं, जो नेता लोग हैं, उनके एग्ज़ाम्स कभी ख़त्म नहीं होते हैं। जो लोग हैं उनको जज करते रहते हैं और अगर कोई लीडर जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करता तो नेक्स्ट इलेक्शन में लोग उसे हरा देते हैं। तो जैसे ही लोगों को डेमोक्रेसी से कुछ बेनिफिट मिलता है तो वो और भी ज़्यादा बेनिफिट मांगते हैं, वो और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हैं, क्योंकि वो डेमोक्रेसी को बेटर बनाना चाहते हैं। सो दैट्स ऑल। ये था हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा चैप्टर बहुत ही ईजी तरीके से एक्सप्लेन किया। तो मैं आपके लिए ऐसे ही इजी एक्सप्लेनेशंस वाले चैप्टर बनाती हूँ और मेरा चैनल एजुकेशन से रिलेटेड है। तो बहुत सारे लोग जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड चैनल को ना ही लाइक करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। अगर ये चैनल वहीं कोई कॉमेडी का होता या फनी एंटरटेनमेंट का होता तो इस पे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स होते और लाइक्स भी होते। मैं आपके लिए एक अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करती हूँ, फिर भी आप लोग वीडियो को ना तो लाइक करते हो और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। सो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक। और हाँ, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एंड इसके अलावा नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।